सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जस्ट सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे, सुपरवाइजर ट्रेनिंग मैकेनिकल का। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसका एग्ज़ाम जो हुआ है, टेस्ट डेट इसका जो था 21/1/2024 को एग्ज़ाम हुआ था। तो हम लोग इस वीडियो में इसको फुल डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी एग्ज़ाम भेल का होने वाला है, अभी 11 या 12 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसको लेकर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पैटर्न्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं हमारे प्रिपरेशन या एग्ज़ाम्स के लिए। तो एक एक करके हम लोग इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को समझेंगे और उससे रिलेटेड और सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये डिसिप्लिन से यानी कि सब्जेक्ट मैकेनिकल से 100 क्वेश्चन होंगे, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें नॉन टेक पार्ट भी है आपका, जो कि 20 मार्क्स का मैथ्स और रीजनिंग है, और आपका 10 मार्क्स का जीके जीएस है एंड 20 मार्क्स का आपका जनरल इंग्लिश है। तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, इन द कंटेक्स, यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे बोला है, इन द कंटेक्स ऑफ टॉर्सनल इक्वेशन द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J फॉर अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ रेडियस R इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा है कि एक सॉलिड शाफ्ट के केस में मेरा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा गया है, जिसको हम लोग कैपिटल G से J से दिखाते हैं। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं या इसका क्या फॉर्मूला होता है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले शाफ्ट का टाइप हमको समझना होगा कि किस टाइप का शाफ्ट है। तो अगर आपका शाफ्ट जो है सॉलिड है, फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए, तो सॉलिड शाफ्ट के लिए इसका फॉर्मूला होता है π/32 d⁴। ये किसके लिए होता है? फॉर सॉलिड शाफ्ट, फॉर सॉलिड शाफ्ट। और अगर आपका इस फॉर्मूले को ऐसा लिखा जाता है π/32 d आउटर का पावर 4 माइनस d इनर का पावर 4, तो ये जो मेरा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को बोला जाता है फॉर हॉलो शाफ्ट। हॉलो शाफ्ट के लिए हम लोग ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं, फॉर हॉलो शाफ्ट। तो हॉलो शाफ्ट के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं एंड सॉलिड शाफ्ट के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। जस्ट ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि आपको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है किसके लिए? सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए विथ रेडियस R। तो यहाँ पे रेडियस R दे रखा है, लेकिन हमने जो भी फॉर्मूला लिखा है वो सब डायमीटर के फॉर्मेट में है। तो हमको देखिए इस सारे ऑप्शन में रेडियस दिख रहा है, यानी डायमीटर को किससे रिप्लेस करना होगा? आपको रेडियस से रिप्लेस करना होगा। तो हम यहाँ पे डायमीटर को रेडियस से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। तो जब रेडियस से हम डायमीटर को रिप्लेस करेंगे तो मेरे पास क्या बन के आएगा? अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, यानी कि जो डायमीटर है, डायमीटर का आधा मेरा क्या होता है? रेडियस होता है। तो अगर हम लोग डायमीटर की जगह पे रेडियस रखना चाहें तो डायमीटर को क्या लिख सकते हैं? 2r लिख सकते हैं, यानी डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ r के बराबर होता है। अब सॉलिड के केस में पूछा है तो सॉलिड वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। सॉलिड के केस में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है π/32 d का पावर 4 है। तो यहाँ पे हम लोग d की जगह पे 2r पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा π/32। d की जगह पे क्या पुट करना है? 2r का पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा π/32 इंटू 2r का पावर 4 का मतलब हो गया 2 का पावर 4 यानी 16, और r का पावर 4 मतलब r का पावर यहाँ पे 4 हो गया। अब 16 2 जा 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा πr का पावर 4 अपॉन में नीचे कितना आ गया? 2। तो ये मेरा इस कंडीशन में आपका क्या आ गया? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको 1 दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पाई बाई यहाँ पे क्या है? πr का पावर 4/2। तो ये किसके लिए हुआ? आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए। वैसे ही अगर आपको ये रेडियस के टर्म में पूछ देता कि हॉलो शाफ्ट के लिए कितना होता, तो यहाँ पे उसको रेडियस में कन्वर्ट करना होता। जैसे डी नॉट को आप क्या लिख सकते हैं? डी, वो जो है डी आउटर, मतलब डायमीटर ऑफ आउटर रेडियस है, तो आउटर सरफेस है। तो इसको हम लोग 2r ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको 2r i से रिप्रेजेंट करते हैं।
और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते, तो मेरा यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो शाफ्ट आ जाता। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये तो हुआ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर मॉडुलस बोलते हैं। यहाँ पे तो ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक होता है आपका पोलर मॉडुलस, पोलर मॉडुलस। तो पोलर मॉडुलस क्या होता है? पोलर मॉडुलस जस्ट आपको क्या करना होता है, पोलर मोमेंट को, पोलर मॉडुलस को हम जेड से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला जो होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर हम लोग उसके रेडियस से डिवाइड कर देते हैं, जो आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें अगर हम लोग रेडियस से डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है? पोलर मॉडुलस मिलता है। तो पोलर मॉडुलस निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पे ये जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें हम लोग उसके रेडियस से डिवाइड कर देते हैं। और भेल का जो क्वेश्चन पेपर है, भेल में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मशीनिंग और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आ रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 40 to 50 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को थोड़ा डीपली अच्छे से कंसिडर करेंगे इसमें। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक टॉर्सनल रिजिडिटी पूछा जाता है, टॉर्सनल रिजिडिटी, तो उसको भी हम यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं। एक टॉर्सनल रिजिडिटी फॉर शाफ्ट होता है, टॉर्सनल रिजिडिटी। टॉर्सनल रिजिडिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्सनल रिजिडिटी को ही हम लोग स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट बोलते हैं, स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा J इंटू जी या G इंटू जे। तो G मेरा क्या होता है यहाँ पे? G मेरा होता है, और ये तो आप J समझ गए, J क्या है? मेरा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और G मेरा जो क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ दी शाफ्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ये मेरा टॉर्सनल रिजिडिटी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आप इतना अगर इर्द गिर्द का क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ये सारे जो क्वेश्चन है, ये जितने भी टाइप्स आपको यहाँ पे सब फॉर्मूले निकले हैं वो सब आपका टॉर्सनल इक्वेशन से आता है, जिसका फॉर्मूला होता है T/J इक्वल टू टाउ बाई आर, यहाँ पे होता है टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल, टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका किसका होता है? टॉर्सनल इक्वेशन का। टी यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट होता है, जे यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ यहाँ पे शियर स्ट्रेस होता है, और आर यहाँ पे क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जी यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट, और एल आपका लेंथ ऑफ द शाफ्ट होता है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ एडिंग अ लॉकिंग फीचर सच एज नाइलॉन इंसर्ट टू अ थ्रेडेड फास्टनर। तो बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आप थ्रेडेड फास्टनर, कोई स्क्रू जो होता है, स्क्रू को अगर आप लोग देखेंगे तो स्क्रू में हम लोग क्या करते हैं? धागा लपेट देते हैं। जब क्या होता है, जब इसमें क्या होता है, आप धागा लपेट देते हैं, तो धागा लपेट देने से क्या होता है? धागा लपेट देने से इसमें क्या हो जाता है? ये अच्छे से, जैसे अगर कहीं पे होल करके उसको हम लोग टाइट करना है इसमें, तो क्या होता है कभी कभी ये लूज पड़ जाता है। तो उस लूज को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें नायलॉन को लपेट देते हैं, नायलॉन यानी धागा को लपेट देते हैं, जिससे मेरा क्या हो जाता है? जो लूज हो जाता है नॉट, मेरा जो ये स्क्रू लूज हो जाता है वो मेरा प्रिवेंट हो जाता है या मेरा बच जाता है। तो इस केस में देखिए बोला है इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फास्टनर। तो जब हम उसमें धागा लपटेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ये नहीं होगा। रिड्यूस नीड ऑफ वाशर, देखिए नीड ऑफ वाशर तब रिड्यूस हो सकता है जब इसका सरफेस जो है वो बड़ा हो जाए और इसको थोड़ा सा कर्व की तरह बना दिया जाए, तो उस केस में वाशर की जरूरत नहीं पड़ेगा। और थर्ड में बोला प्रिवेंट द फास्टनर फ्रॉम लूजिंग ड्यू टू वाइब्रेशन। तो देखिए जब भी कोई चीज़ हिलता है तो उसमें वाइब्रेशन आता है, उस वाइब्रेशन के कारण वो हिलने लगता है, इसलिए हम लोग उस पर क्या करते हैं? नायलॉन या धागा लपेट के जब उसको टाइट कर देते हैं तो वो मेरा अच्छे से टाइट होता है और वाइब्रेशन को भी ऑब्जर्व कर सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ये वाला ही होगा, थर्ड। फोर्थ बोला है इनहांस द क्रोजन रेसिस्टेंस ऑफ फास्टनर। तो धागा लपेटने से ऐसा तो है नहीं कि वो क्रोजन रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। क्रोजन रेसिस्टेंस तब होगा जब उसको ऑक्सीजन से या मॉइस्चर से बचाएंगे, तो वो तो ऑक्सीजन मॉइस्चर से बच नहीं रहा है। तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो लॉकिंग फीचर जो होता है नायलॉन इंसर्ट करने से वो मेरा क्या हो जाता है? फास्टनर जो होता है वो प्रिवेंट हो जाता है वाइब्रेशन के कारण, जो भी मोशन होने वाला वाइब्रेशन का अगर खुल जाता है तो वो नायलॉन लगा देने से बच जाता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ध्यान से,
थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज स्पेशली डिजाइन फॉर रिपीटिव लिफ्टिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ हैवी लोड इन वेयर हाउस सेटिंग। तो वेयर हाउस सेटिंग में हम लोग किस तरह के मशीनिंग का यूज़ करते हैं, मतलब अगर मान लीजिए वहाँ पे मटेरियल उठाने हैं या जो भी चीज़ें करने हैं, तो वहाँ पे वेयर हाउस जहाँ पे स्टॉक आपका रखा गया है वहाँ पे हम लोग एक जगह से दूसरे, वेयर हाउस वो प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग सामान, जैसे मान लीजिए ये आपका 4 खांधे बने हुए हैं यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह के 3 टाइप्स के बने हुए हैं। अब क्या करना है, मटेरियल यहाँ से उठाना है और फिर मटेरियल को यहाँ पे ले जाकर रख देना है, यहाँ के मटेरियल उठाना है कहीं यहाँ पे ले जाकर रख देना है। तो ये काम कंटिन्यूअस और जल्दी जल्दी करना होगा, और साथ में स्पेस भी उतना नहीं रहता है कि हम लोग बड़े से बड़े मशीन को यहाँ पे ला सके। तो पहला बोला है ओवरहेड क्रेन। तो क्रेन तो आप लोग जानते हैं बड़े बड़े क्रेन होता है, तो क्रेन का तो यूज करते नहीं हम लोग। क्रेन वही ना होता है जैसे कि यहाँ पे मशीन होता है और आप लोग को यहाँ से क्रेन से लटका के यहाँ पे टांगा जाता है, तो ये क्रेन होता है। दूसरा बोला है स्ट्रैकर्स। तो दूसरा ऑप्शन सही है, स्ट्रैकर क्यों सही हम बताते हैं। तीसरा है आपका टेलीस्कोपिक हैंडलर्स, और चौथा है आपका यहाँ पे सीजर लिफ्ट। तो सीजर लिफ्ट आपका किस तरह का होता है वो समझ लीजिए। सीजर लिफ्ट कुछ इस तरह का होता है, सीजर लिफ्ट कुछ इस तरह का होता है, और इस पे आपका मैन जो होता है आदमी चढ़ जाता है और सामान उठा के रखता है। तो सीजर लिफ्ट को या बैलेंस कर सीजर लिफ्ट को जो है सही पोजीशनिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो यहाँ पे सीजर लिफ्ट भी आंसर आपका नहीं होगा। अब बच गया आपका टेलीस्कोपिक हैंडलर। तो टेलीस्कोपिक हैंडलर क्या होता है, तो टेलीस्कोपिक हैंडलर भी कुछ इसी टाइप का होता है। इसमें एक ऐसा बकेट की तरह होता है, और ये भी जो मेरा क्या बोलते हैं ओवरहेड क्रेन होता है उसी टाइप का होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, उसको बकेट से कनेक्ट करके कोई मटेरियल उठाते हैं, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर रख देते हैं। तो वो भी उसी टाइप का होता है, वो भी ज़्यादा प्लेस का, वो भी ज़्यादा आपका एरिया कंज्यूम करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका जो है वो है स्ट्रैकर। स्ट्रैकर क्या है, तो स्ट्रैकर जो होता है, स्ट्रैकर एक छोटा सा मशीन टाइप्स का होता है। इसमें इस तरह का पार्ट निकला होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं, इंसर्ट करते हैं, मटेरियल यहाँ पे उठाते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इसको ले जाया जा सकता है, फिर वहाँ पे हम लोग उसको आसानी से प्लेस कर सकते हैं। तो स्ट्रैकर यहाँ पे आपका यूज होता है। अगर मान लीजिए स्पेशली इसको डिजाइन किया जाता है किसके लिए, रिपीटिव लिफ्टिंग के लिए। रिपीटिव लिफ्टिंग का मतलब ये है कि बार बार कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना है हैवी लोड को, तो उसके लिए मेरा स्ट्रैकर यूज होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन एडवांस सरफेस मॉडलिंग which step is crucial for enhancing the realism and details of 3D model। देखिए यहाँ पे सरफेस मॉडलिंग की बात किया है, तो पहले तो समझ लेते हैं सरफेस मॉडलिंग में होता क्या है। पहले देखिए सरफेस मॉडलिंग का मतलब है कि हम लोग कोई भी शेप क्रिएट करते हैं। तो पहले जो शेप क्रिएट होते थे, अगर सरफेस मॉडलिंग की बात करें तो उसमें 2 तरीके से क्रिएट होते थे आपका, एक वायर फ्रेम मॉडलिंग और एक था आपका सॉलिड मॉडलिंग। तो यहाँ पे अगर वायर फ्रेम और सॉलिड मॉडलिंग की बात करते हैं तो वो उतना ज़्यादा इफ़िशियंट या कॉम्प्लेक्स शेप को नहीं जनरेट कर सकता है। उसके लिए यहाँ पे एडवांस सरफेस मॉडलिंग को जनरेट किया जाता है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेट को बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए एडवांस सरफेस मॉडलिंग करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं। मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं, और ये जो मैथमेटिकल टेक्निक होता है ये वायर फ्रेम और सॉलिड मॉडलिंग से काफ़ी सुपेरियर होता है। तो अब यहाँ से पूछा है विच स्टेप इज क्रूशियल फॉर इनहांसिंग द रियलिज्म एंड डिटेल। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए किसी 3D मॉडल को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको और रियलिस्टिक और ज़्यादा डिटेल में दिखाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो हमको क्या करना चाहिए उस केस में, उसके सरफेस टेक्सचर एंड मटेरियल प्रॉपर्टी को यहाँ पे दिखा देना चाहिए, ताकि हमको एग्जैक्ट पता चल सके कि हाँ ये जो हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो दिखेगा किस तरह से या किस तरह का उसका जो मेट्रिकल शेप होगा। तो यहाँ पे 3D मॉडलिंग उसका बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सरफेस टेक्सचर एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज़ को शो करा देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है, विच फीचर्स इज essential in software package for geometric modeling in CAD/CAM। बोला है which features is essential in software package for geometric modeling in CAD/CAM particularly for complex surface modeling। तो complex surface modeling के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज जो है वो geometrical modeling in CAD/CAM में किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है कैपेबिलिटी टू हैंडल नर्व्स
फॉर सरफेस रिप्रेजेंटेशन। तो पहले तो यहाँ पे एक नर्व्स वर्ड लिखा हुआ है, तो नर्व्स का फुल फॉर्म आपका क्या होता है इसको समझ लेते हैं। NURBS। नर्व्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म रेशनल स्प्लाइन। अब देखिए इसमें सारे पार्ट्स जो है इसका क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है। अगर मान लीजिए कोई कर्व है वो प्रिज्मेट्रिक क्या है आपका पैरामेट्रिक जैसा है, या कर्व जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसके पास हमको क्या करना होता है, उसको बेजियर कर्व से रिप्रेजेंट करना होता है। फिर यहाँ पे रेशनल के बारे में बोला है, तो ये एक रेशनल दैट टाइप ऑफ इक्वेशन होता है, इसका यूज किया जाता है कर्व और सरफेस के एक्सप्रेशन को रेशियो के टर्म में या 2 पॉलिनोमियल डिग्री के टर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है। यहाँ पे रेशनल में क्या बोला है, दिस इंडिकेट दैट द इक्वेशन यूज टू रिप्रेजेंट द कर्व और सरफेस इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। तो 2 पॉलिनोमियल्स के रेशियो में ये रेशनल को दिखाया जाता है। और बी स्प्लाइंस का क्या मतलब है, देयर आर पीस वाइज पॉलिनोमियल कर्व दैट हैव अ पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है, पैरामेट्रिक का मतलब होता है कि मान लीजिए एक्स जो है वो किसी थीटा फंक्शन का है, तो वाई भी यहाँ पे मान लीजिए कोई भी फंक्शन है वो भी थीटा फंक्शन का है। तो ये देखिए इन दोनों में एक वेरिएबल आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या एक वेरिएबल दोनों में मौजूद होगा। इस तरह के फंक्शन को हम लोग पैरामेट्रिक बोलते हैं। यहाँ पे थीटा आपका पैरामीटर है, ये फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। इन अ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग इफ द वायर डायमीटर इज डी। तो वायर का डायमीटर आपका जो है वायर डाया आपका डी है, इज डबल वाइल कीपिंग ऑल अदर डायमेंशन एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट, हाउ डज द स्प्रिंग कांस्टेंट के चेंज। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के की बात किया है। अगर मान लीजिए वायर डायमीटर को डबल कर देंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले तो आपको यहाँ पे स्प्रिंग स्टिफनेस यानी के का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो स्प्रिंग स्टिफनेस जो के होता है उसका फॉर्मूला होता है GD⁴ अपॉन 8D³ n। अब यहाँ पे d 2 बार है, तो जो स्मॉल d है उसका मतलब होता है आपका वायर का डाया, और जो कैपिटल D होता है इसका मतलब होता है आपका कोयल डाया। अब बोला है कि अगर वायर डायमीटर को हम क्या कर देते हैं, इफ वायर डायमीटर इज डबल, तो वायर डायमीटर को डबल कर। देखिए वायर डायमीटर स्प्रिंग कांस्टेंट से कैसे रिलेटेड है, जो के है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वायर डायमीटर के पावर 4 के। अगर हम इसको डबल कर देंगे तो उस केस में होगा क्या, डायमीटर को डबल करने का मतलब यहाँ पे 2D कर देंगे इसका पावर 4, तो के यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2 का पावर 4 16 और d पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल डाया के। तो ये क्या हो जाएगा के इंक्रीज बाई 8, के इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ 16, के इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 16। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये फॉर्मूला जो है आपको आर के रेडियस के टर्म में भी देता है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स आपका है, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना होता है कि स्प्रिंग के केस में आपको वाल्स करेक्शन फैक्टर भी पूछता है। तो वाल्स करेक्शन फैक्टर के केस में आपका फॉर्मूला क्या होता है, 4c-1 अपॉन 4c-4 प्लस 0.615 अपॉन c। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है वाल्स करेक्शन फैक्टर के केस में। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द बेंडिंग मोमेंट इज बीम प्राइमरी रिप्रेजेंट। तो बीम में एक बेंडिंग मोमेंट प्राइमरीली क्या रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए बीम है, तो अगर हम इस पर लोड लगाते हैं, तो लोड लगाएंगे तो बीम मेरा डिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से, बीम मेरा क्या होगा इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट m इन बीम प्राइमरी रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, द इंटरनल मोमेंट दैट बैलेंस द एक्सटर्नल लोड अप्लाइड टू द बीम। तो इसमें इंटरनल मोमेंट होगा जो एक्सटर्नल यहाँ पे लोड अगर हम लोग सप्लाई करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए मेरा बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे
नेसेसरी होता है। तो एक्सटर्नल लोड जो भी लग रहे होते हैं उसको, या देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल लोड है, ये लगा हुआ है एक्सटर्नल लोड, तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरा जो है बेंडिंग मोमेंट काम आता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 4th हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8th नंबर। 8th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, इन चारपी इम्पैक्ट टेस्ट। दो तरह के टेस्ट आपके होते हैं, एक चारपी टेस्ट और आपका एक होता है आइजोड टेस्ट, उसके बारे में हम बताते हैं। हाउ डज इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड 45 डिग्री अफेक्ट द एनर्जी ऑब्जर्वेशन मेजर फॉर अ गिवन मटेरियल। तो पहले तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि चारपी टेस्ट जो होता है वो किस लिए होता है। तो आपका जो चारपी टेस्ट है, चारपी टेस्ट, ये चारपी टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो चारपी टेस्ट इसलिए हम लोग करते हैं ताकि हम लोग पता कर सके कि मटेरियल कितना टफनेस है, मटेरियल का टफनेस पता करने के लिए, एज वेल एज टफनेस के साथ साथ मटेरियल जो होता है वो मटेरियल्स रेसिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोड। तो जो प्राइमरी इसका यूज है वो है टफनेस को पता करना, साथ में ये भी पता करना कि मटेरियल कितने रेसिस्टेंस या कितने इम्पैक्ट लोड को रेसिस्ट कर सकता है, कितना हम लोड लगा रहे हैं उसको रेसिस्ट कर सकता है। तो ये काम होता है आपका चारपी टेस्ट का। तो जो आपका आइजोड टेस्ट होता है वो भी सेम चीज़ को पता करता है, आपका टफनेस एज वेल एज मटेरियल रेसिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोड। यानी इम्पैक्ट लोड हम जब लगाते हैं तो मटेरियल कितना अपने आप को रेसिस्ट कर सकता है, या टफनेस को पता करने के लिए भी हम लोग सेम उसी चीज़ का यानी आइजोड टेस्ट का यूज करते हैं। अब दोनों में डिफरेंट क्या है आपका चारपी और आइजोड में, तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड एंगल होता है, जो हम लोग वर्कपीस लेते हैं, वर्कपीस जो हम लोग इस तरह से लेते हैं, तो यहाँ का स्टैंडर्ड एंगल अगर 45 डिग्री है, इसको हम लोग इसको कम या ज़्यादा अगर हम लोग करते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब ऐसा हम लोग करेंगे, इसके एंगल को कम या ज़्यादा करेंगे, तो क्या होगा, उस कंडीशन में इनवैलिड हो जाएगा मेरा टेस्ट। तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टेस्ट मेरा इनवैलिड हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि चारपी टेस्ट और आइजोड टेस्ट दोनों टेस्ट जो है वो सिमिलर होते हैं टफनेस पता करने के लिए, या एक मटेरियल पे लोड लगाने पे वो कितना अपने आप को रेसिस्ट कर सकता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चारपी और आइजोड टेस्ट का यूज करते हैं। इसमें बस एक डिफरेंस याद करना होता है, जो आइजोड होता है एक तरफ हम आइजोड लिख देते हैं और दूसरी तरफ चारपी लिख देते हैं। तो आइजोड जो है, आइजोड आपका ये भी टफनेस के लिए टफनेस को डिटरमाइन करने के लिए, और चारपी भी टफनेस को डिटरमाइन करने के लिए। बट और एंगल दोनों में 45 डिग्री का होता है, इसमें भी एंगल 45 डिग्री का होता है और इसमें भी एंगल 45 डिग्री का होता है, लेकिन वर्क पीस को रखने का तरीका थोड़ा दोनों में बदल जाता है। आइजोड टेस्ट की बात करें तो उसमें वर्क पीस को हम लोग वर्टिकल रखते हैं, और चारपी टेस्ट की बात किया जाता है इसमें वर्क पीस को हम लोग क्या रखते हैं, हॉरिजॉन्टल रखते हैं। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका, अगर हम लोग एंगल को छेड़छाड़ करेंगे तो मेरा टेस्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, बोला है कौन सा उदाहरण, ये संवहन यानी कि बोला है कि कौन सा जो एग्जाम्पल है वो कन्वेक्शन को दिखाता है। कन्वेक्शन की बात किया है, तो कन्वेक्शन का मतलब होता है जो लिक्विड में फ्लो होता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन, इसका आंसर क्या बोला है, अगर गर्म पानी के ऊपर उठने और ठंडे पानी के बर्तन में उतरने में, इसको हम थोड़ा सा इंग्लिश देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग 3 चीज़ें समझ लेते हैं, कन्वेक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया और रेडिएशन हो गया। कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन जनरली लिक्विड के केस में होता है।
कंडक्शन जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में हो सकता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है एंड देन लिक्विड में। और रेडिएशन जो होता है गैस में होता है। इन दोनों के लिए मीडियम चाहिए, इसके लिए मीडियम चाहिए, बट इसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो अगर हम मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक बर्तन में पानी को हीट करते हैं, नीचे से आग देते हैं, तो नीचे वाला सरफेस हीट हो के क्या होता है, ऊपर वाले वाटर को भी हीट करने लगता है और वाटर सर्कुलेट करता रहता है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। कंडक्शन में क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक मान लेते हैं आयरन का प्लेट है, उसको अगर हम लोग, या एक कॉपर का रॉड ले लेते हैं, ये रॉड जो है कॉपर का रॉड ले लिए हम, इसके एक एंड को हीट करेंगे तो ये क्या होगा, मेरा पूरा यहाँ तक हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा किसका हो गया, कंडक्शन का हो गया। इसमें मीडियम देखिए, मीडियम है ये, हीटिंग मीडियम। रेडिएशन के केस में क्या होगा कि कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे सन से जो लाइट आता है अर्थ पे, उसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेरा एक तरह से रेडिएशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीटेड दिख रहा है, इसलिए इसको कंप्लीट नहीं कर रहे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पावर साइकिल प्रोसेस इन अ डीजल इंजन। तो एक डीजल इंजन में पावर साइकिल प्रोसेस को कौन डिटरमाइन करता है। तो पहले तो डीजल इंजन का आप पीवी डायग्राम देख लीजिए। तो पीवी डायग्राम जो है डीजल इंजन का कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है हीट इनपुट का पार्ट है, यानी क्यू ऐड हो रहा है यहाँ पे, और ये हीट रिजेक्शन का पार्ट है, क्यू आर हो रहा है। इस प्रोसेस को 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं, इसको 3 और इसको 4 नाम दे देते हैं। इस तरह से मेरा प्रोसेस होगा। अब ये प्रोसेस है, इसको तो हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो 2 से 3 जो प्रोसेस है उसको हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोलते हैं या आइसोबारिक बोलते हैं। यहाँ पे 1 से 2 देखिए तो कंप्रेशन हो रहा है, इसको हम लोग 1 से 2 को 1 से 2 प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन। 2 से 3 प्रोसेस जो है वो मेरा हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर है। हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर वहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट। 3 से 4 जो मेरा है देखिए ये भी एडियाबैटिक ही है, बट यहाँ पे अब एक्सपेंड हो रहा है। तो 3 से 4 जो है मेरा वो क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। और 4 से 1 मेरा देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो 4 से 1 को हम लोग बोलेंगे हीट रिजेक्शन एट वॉल्यूम कांस्टेंट, या जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको आइसोकोरिक भी बोला जाता है। भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको आइसोकोरिक बोलते हैं, आइसोकोरिक। जहाँ प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको आइसोबारिक बोलते हैं, और जहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको आइसोथर्मल बोलते हैं। तो इसमें बोला है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पावर साइकिल प्रोसेस इन डीजल इंजन। तो पहला देखिए ऑप्शन में क्या है, द साइकिल इंक्लूड एडियाबैटिक कंप्रेशन फॉलो बाई कांस्टेंट प्रेशर कंबशन। अच्छा, कंबशन का मतलब होता है जलना, फ्यूल का जलना। तो देखिए फ्यूल जलना कहाँ पे स्टार्ट करेगा आपका, यहीं पे स्टार्ट करेगा, मतलब जहाँ पे हीट ऐड करेंगे वहीं ना मेरा फ्यूल जल रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे मेरा फ्यूल जलता है। और अगर पूछे कि कहाँ पे रिजेक्ट होता है फ्यूल, तो मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो देखिए यहाँ पे बोला है द साइकिल इंक्लूड एडियाबैटिक कंप्रेशन। हाँ, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन तो इसमें होता ही है, और कांस्टेंट प्रेशर पे मेरा कंबशन होता है। ठीक है, ये मेरा एडियाबैटिक कंप्रेशन है और ये मेरा कांस्टेंट प्रेशर पे कंबशन हो रहा है। तो करेक्ट है। दूसरा बोला है कंबशन अकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉलोइंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो मेरा हीट रिजेक्शन होता है, तो यहाँ पे तो कंबशन होगा नहीं। इट यूज इन एक्सटर्नल कंबशन प्रोसेस टू इनिशिएट पावर, ये भी गलत है, एक्सटर्नल कुछ नहीं यूज होता है। द साइकिल ऑपरेट ऑन एन आइसोबारिक प्रोसेस ड्यूरिंग फ्यूल इंजेक्शन, ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये मेरा डीजल इंजन का पार्ट है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि इसमें कंप्रेशन रेशियो की बात की जाती है।
जिसको आर से डिनोट किया जाता है, इसको फॉर्मूला होता है सी सी प्लस सी एस बाई सी बी सी का मतलब होता है क्लियरेंस वॉल्यूम और वी एस का मतलब होता है स्वेप्ट वॉल्यूम, और नीचे क्या होता है मेरा क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसका रेशियो लेते हैं तो आर मिलता है, और आर का जो वैल्यू होता है 4, ये जो स्मॉल आर है 4 आपका डीजल इंजन के केस में, डीजल इंजन के केस में कितना होता है, तो डीजल इंजन के केस में डीजल इंजन डी लिख देते हैं 15 से 20 होता है, या 16 to 20, 15 से 20 के आसपास या 16 से 20 के आसपास लिया जाता है। और अगर ऑटो साइकिल की बात देखा जाए, ऑटो साइकिल के, तो ऑटो साइकिल के कंडीशन में आर का जो वैल्यू है वो 6 to 10 या 12 लिया जाता है। उस केस में 6 to 10 या 12 ही जनरली जो लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया आपका 6 to 10 मान के चलिए, तो ये मेरा ऑटो साइकिल हो गया। और ड्यूअल साइकिल के केस में क्या होता है, ड्यूअल साइकिल के केस में आपका इसके बीच में रह जाता है 15 से 10 से 15 के बीच में आपका वो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो किसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए पहला आपका है कैपेसिटिव प्रेशर सेंसर, दूसरा है बॉर्डन ट्यूब, तीसरा है स्ट्रेन गेज, और चौथा है पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। तो देखिए डायरेक्ट प्रेशर, डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब होता है कि आप मान लीजिए आपको फ्लूइड का किसी भी चीज़ का प्रेशर मेजर करना है, तो मान लीजिए आपका इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस पाइप में मान लेते हैं आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब आपको इसमें प्रेशर मेजर करना है, तो कुछ ऐसा डिवाइड लाइन तुरंत इंसर्ट करते ही आपको प्रेशर का पता चल जाए, यानी मतलब इसमें दूसरा कैलकुलेशन ना करना पड़े या दूसरे किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़े, तो वो मेरा होता है डायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस। लेकिन अगर इनडायरेक्ट की बात करा जाए तो ऐसा डिवाइस होता है कि पहले तो आपको रीडिंग देगा, उस रीडिंग को कैलकुलेट किया जाएगा स्टैंडर्ड में, तब जाके आपको वैल्यू मिलेगा, तो वो मेरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कौन सा इसमें डिवाइस है, तो पहला कैपेसिटिव सेंसर है, दूसरा बॉर्डन ट्यूब है, तीसरा स्ट्रेन गेज है, और चौथा पीजो इलेक्ट्रिक है। तो एक एक करके सब बता देते हैं हम। देखिए कैपेसिटी से प्रेशर सेंसर भी एक क्या है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, लेकिन ये करता है क्या है कि जो भी अप्लाइड प्रेशर है उसको पहले करंट किस में कन्वर्ट करता है, करंट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, करंट सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और तब जाके हमको क्या मिलता है, रीडिंग मिलता है। तो ये मेरा एक तरह से इनडायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस है, नॉट डायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस। ये भी एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस ही है, बट ये जो प्रेशर फोर्स आपका जो भी लग रहा होता है वो क्या करता है, उसमें उसको पहले करंट या सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर वो मेरा रीडिंग देता है। इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, जैसे एयर फ्लो में, एयर का फ्लो में, पंप सिस्टम में, पंप में, ये सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। बॉर्डर ट्यूब आप लोग अगर देखे होंगे, जैसे अगर बाइक कोई जो हो गया या जो भी हो गया, बाइक हैवी व्हीकल सब हो गए, तो उसका जो टायर होता है अगर उसमें हवा लीक कर जाता है, तो हम लोग जो दुकान के पास जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग एयर मेजरिंग या एयर फिल कराते हैं। तो वो एक मीटर रखा होता है, इस तरह का एक कर्व टाइप का मीटर होता है, जिसमें आपको क्या करता है वहाँ पे चेक करके पता करता है कि यहाँ पे रीडिंग आ कितना रहा है। तो वो जो मेरा ट्यूब है वो मेरा बॉर्डन ट्यूब कहलाता है, जो जनरली लोग यूज करते हैं। बॉर्डन ट्यूब क्या होता है, कर्व हॉलो ट्यूब होता है ओवल क्रॉस सेक्शन का। तो ये मेरा जो मैकेनिक्स जो दुकान वाले हो सब होते हैं वो रखे होते हैं, डायरेक्ट वो यहाँ पे लगाएंगे और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसका रीडिंग मिल जाएगा कितना प्रेशर है, PSI में प्रेशर होता है यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट प्रेशर को मेजरमेंट कर देता है, तो डायरेक्ट के लिए तो ये सही है। अगला है स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज की बात कर रहा है, तो स्ट्रेन गेज क्या है, स्ट्रेन गेज एक तरह से डिफॉर्मेशन को पता करने का काम करता है कि कितना उसमें डिफॉर्मेशन आया, उसको मेजर करने का ये काम करता है। अगला है मेरा पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। तो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या होता है आपका, तो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर करता क्या है कि ये एक तरह से पतला पट्टी की तरह होता है, इस पे जैसे ही लोग चलते हैं तो क्या होता है, इसमें प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो ये यहाँ पे पीजोमीटर का काम होता है।
तो बस हमसे डायरेक्ट मेजरमेंट का पूछा था, तो करेक्ट आंसर आपका बॉर्डन ट्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्प्रिंग लोडेड हार्टनेल गवर्नर व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीजिंग द स्प्रिंग स्टिफनेस हैव ऑन द गवर्नर परफॉर्मेंस। बोल रहा है कि अगर मान लीजिए एक स्प्रिंग लोडेड हार्टनेल गवर्नर है तो इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर हम उसका स्टिफनेस बढ़ा देते हैं। अगर स्प्रिंग का स्टिफनेस बढ़ा देंगे तो उस पे क्या गवर्नर के परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो एक बार हम लोग गवर्नर्स के टाइप्स को समझ लेते हैं। गवर्नर्स का आपको क्लासिफिकेशन बता देते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस है। तो देखिए गवर्नर्स जो होते हैं वो देखा जाए तो लोड के टाइप के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा जाता है उसको। एक को बोलते हैं हम लोग डेड वेट गवर्नर, या इस तरह से बोल सकते हैं एक सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है, सेंट्रीफ्यूगल। और एक होता है मेरा इनर्शिया गवर्नर, इनर्शिया गवर्नर। अब सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो होता है वो भी 3 टाइप का आपका होता है। एक तो ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर 3 टाइप का आपका होता है। एक को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग लोडेड गवर्नर, स्प्रिंग लोडेड। एक को बोलते हैं पेंडुलम टाइप, पेंडुलम। और एक को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी लोडेड गवर्नर, ग्रेविटी लोडेड गवर्नर। अब अगर बात किया जाए तो जो मेरा स्प्रिंग लोडेड गवर्नर है उसको भी 4 पार्टों में अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो स्प्रिंग लोडेड गवर्नर में क्या क्या आता है आपका हार्टनेल गवर्नर, हार्टनेल, हार्टन गवर्नर आ जाता है आपका इसमें। एक पिकरिंग गवर्नर आ जाता है, पिकरिंग गवर्नर आ जाता है। आपका विल्सन गवर्नर आ जाता है, विल्सन गवर्नर आ जाता है। तो ये मेरा गवर्नर की क्लासिफिकेशन है। डेड वेट गवर्नर की बात किया जाए तो डेड वेट गवर्नर में आपका पोर्टर गवर्नर है और पोरेल गवर्नर है, वो डेड वेट में आता है। डेड वेट गवर्नर की बात किया जाए, डेड वेट, तो उसमें पोर्टर और क्या आपके हो गए पोरेल गवर्नर आते हैं। तो इस तरह से आप गवर्नर के टाइप्स को समझते हैं। बस यहाँ पे बोला है कि अगर स्प्रिंग का स्टिफनेस बढ़ा देते हैं, मतलब मान लीजिए आपका ये गवर्नर है और यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, तो अगर हम लोग स्प्रिंग को और स्टिफ बना देते हैं, स्टिफ का मतलब होता है कि अब उसको दबाने में काफ़ी फोर्स लगेगा ज़्यादा, तो जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होगा कि फ्यूल को कम या रेगुलेट किया जाए सही से बाय द हेल्प ऑफ गवर्नर, तो उस केस में होगा क्या कि स्टिफनेस अगर बढ़ गया है तो ये अपने अकॉर्डिंग जो है या अपने अकॉर्डिंग सेट नहीं हो पाएगा, या अगर मान लीजिए रोटेशन जिस अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे जाना होगा ये आसानी से नहीं जा पाएगा, यानी गवर्नर की जो सेंसिटिविटी है वो घट जाएगी, वो उसको उसका सेंसिटिविटी या रिस्पॉन्स सही करने की सेंसिटिविटी वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इट डिक्रीज द गवर्नर सेंसिटिविटी। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेटल एक्सट्रूजन डाई स्टील विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट क्रूशियल फॉर इनहांसिंग द डाई वियर रेसिस्टेंस। तो डाई वियर रेसिस्टेंस को इनहांस करने का काम कौन करता है आपका, वो मेरा है कोबाल्ट, सॉरी वेनेडियम करता है। बोला है मेटल एक्सट्रूजन डाई स्टील, मेटल एक्सट्रूजन डाई स्टील में कौन सा एलिमेंट जो है वो डाई वियर को या डाई के टूटने से बचाता है। तो क्या कौन सा है मेरा, वेनेडियम होता है जो डाई को टूटने से बचाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अपनी पूरी समान लंबाई के साथ यहाँ पे यूडीएल की बात किया है, यूडीएल की बात किया है। यहाँ पे देखिए कैंटिलीवर बीम में यहाँ पे बात किया है यूडीएल का कैसा प्रभाव रहेगा। देखिए कैंटिलीवर बीम है और पूरे पे हम यूडीएल लगा देते हैं। यूडीएल ये मेरा मान लेते हैं डब्लू न्यूटन पर मीटर का लेंथ और लेंथ एल पे लग रहा है। तो इस केस में बोल रहा है कि आपका
शियर फोर्स की बात किया, एसएफ की बात किया, तो शियर फोर्स का डायग्राम कैसा होगा? तो शियर फोर्स का डायग्राम आपका कैसा होगा ये पूछा जा रहा है। तो जो यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम होगा वो कुछ इस टाइप का होता है, सॉरी शियर फोर्स डायग्राम जो है वो मेरा कुछ इस टाइप का होता है। तो ये मेरा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है, क्या होता है मेरा, स्ट्रेट लाइन का होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है और ये डिक्रीज होते जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगर वहाँ पे आपसे बेंडिंग मोमेंट पूछता है तो वो मेरा क्या हो जाता है, कर्व, पाराबोलिक कर्व हो जाता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्यूजिबल प्लग इन एयर कंप्रेसर। तो एयर कंप्रेसर में हम लोग प्राइमरी फ्यूजिबल प्लग क्यों लगाते हैं? फ्यूजिबल प्लग लगाने का क्या करते हैं, एक तरह फ्यूजिबल प्लग आपका जो है वो बॉयलर माउंटिंग है, माउंटिंग वो होते हैं जो बॉयलर को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो एयर कंप्रेसर में हम लोग फ्यूजिबल प्लग क्यों लगाते हैं, ताकि मान लीजिए जो एयर कंप्रेसर है उसमें क्या होगा कि एक प्रेशर जो है एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया, प्रेशर टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया, और उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप रेगुलेट उसको नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे एक फ्यूजिबल प्लग टाइप का लगा होगा, वो क्या हो जाएगा, खुद मेल्ट हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा, जिससे मेरा जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर या प्रेशर है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या करेगा मेरा, टू एक्ट्स एज अ सेफ्टी डिवाइस बाय मेल्टिंग एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर जैसे ही मिलेगा ये क्या कर जाएगा, आपका मेल्ट कर जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, ये यहाँ पे पवन ऊर्जा की बात किया, पवन ऊर्जा वो हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी, हाँ सॉरी यहाँ पे एनर्जी आपको दे रखा है P इक्वल टू हाफ रो ए वी स्क्वायर। यदि हवा की गति दोगुनी हो जाती है, हवा की गति दोगुनी यानी स्पीड को क्या कर देना है, स्पीड को डबल कर देना, पहले स्पीड भी था अब स्पीड को 2 भी कर देना है। तो शक्ति मतलब ये पावर जो है वो कैसे चेंज हो जाएगा, तो देखिए 1/2 रो को रो ए को ए, भी की जगह पे अब 2 भी कर देना है, तो यहाँ पे 2 भी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 रो ए, 2 भी का स्क्वायर क्या हो जाएगा इंटू 4 भी स्क्वायर। अब देखिए रो 1/2 इंटू रो इंटू ए यहाँ पे भी है और भी स्क्वायर इसमें, भी स्क्वायर इसमें, तो ये कितना गुना बढ़ा है यहाँ पे देखिए 4 से गुना हो गया है, यानी सॉरी यहाँ पे अच्छा क्यूब है, सॉरी यहाँ पे क्यूब है यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा आपका 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, इन गियर टर्मिनोलॉजी व्हाट डज टर्म एडेंडम रेफर्स टू। तो देखिए गियर टर्मिनोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो ये मेरा गियर वाला पार्ट हम बना देते हैं यहाँ पे, इस तरह से मेरा गियर वाला पार्ट होता है आपका। तो पूछ रहा है एडेंटम क्या है, तो रेडियल डिस्टेंस इसको बोलते हैं हम लोग, बीच वाले को पिच सर्कल बोलते हैं, और ये मेरा टॉप ऑफ द टूथ है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम एडेंडम बोलते हैं, और इसके नीचे वाले डिस्टेंस को डिडेंडम बोलते हैं। तो क्या बोला है, द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पिच सर्कल ऑफ द टॉप टू द टूथ, टू द टॉप ऑफ टूथ, यहाँ पे मेरा क्या दिखाएगा आपका एडेंडम को दिखाएगा। डिडेंडम की बात करें तो पिच सर्कल से टूथ का जो मेरा है बॉटम पार्ट के बीच का डिस्टेंस मेरा किसको दिखाएगा, डिडेंडम को दिखाएगा। यहाँ पे देखिए द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पिच सर्कल टू द बॉटम पार्ट, ये मेरा किसको दिखाएगा, डिडेंडम को दिखाएगा। अगला है इलिप्टिकल ट्रेमल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ, तो इलिप्टिकल ट्रेमल किस टाइप, क्या टाइप है उसका वो बताना है। पहले तो इलिप्टिकल ट्रेमल का फिगर हम बना देते हैं कि इलिप्टिकल ट्रेमल होता किस तरह का है। तो ये कुछ प्लस के शेप का होता है, इसमें इस तरह का शेप होता है, इस तरह का शेप होता है,
इसमें क्या लगा होता है आपका, स्लाइडर्स लगे होते हैं। यहाँ पे एक स्लाइडर लगा होता है, इधर एक स्लाइडर है। इन दोनों को एक रॉड से कनेक्ट कर दिया जाता है, इन दोनों को एक रॉड से कनेक्ट कर दिया जाता है, और जब चलता है तो एक स्लाइडर उधर जाता है, फिर एक स्लाइडर इधर जाता है। इस तरह से ये मेरा मोशन करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 स्लाइडर यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे कितने स्लाइडर है? 2 स्लाइडर है, और तब जाके ये मोशन कंट्रोल यहाँ पे होता है। तो अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रिकल ट्रेमल है क्या, तो इट इज़ अ सिंपल मैकेनिज्म दैट ट्रेसेस एन एग्जैक्ट इलिप्टिकल पाथ यूजिंग 2 स्लाइडर मूविंग अलोंग परपेंडिकुलर चैनल। तो यहाँ पे देखिए 2 परपेंडिकुलर चैनल है, उसी के बीच ये मूव कर रहा है, और इससे कैसा पाथ मिलता है आपको? इलिप्टिकल पाथ मिलता है। इससे कैसा पाथ मिलता है? इलिप्टिकल पाथ हमको मिलता है। तो उसके लिए ये डबल, यहाँ पे 2 स्लाइडर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डबल स्लाइडर मैकेनिज्म, क्रैंक मैकेनिज्म बोलेंगे, डबल स्लाइडर क्रैंक चैन बोलेंगे इसको। तो ये मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डबल स्लाइडर क्रैंक चैन। यहाँ पे ध्यान नहीं रखना होता है कि जो मेरा ये परपेंडिकुलर होता है और साथ में क्या जनरेट करता है? इलिप्टिकल पाथ जनरेट करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो देखिए थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी होता है, उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है थर्मल कंडक्टिविटी टू द डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें बोल रहा है कि विच नॉट अफेक्ट, तो पहले देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इसमें होता ही है सीपी जो है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी की यहाँ पे अफेक्ट कर ही रहा है, और डेंसिटी ऑफ मटेरियल, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल यहाँ पे रो है ही। तो ये तीनों पैरामीटर यहाँ पे इसको अफेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। बोला है थर्मल रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, तो थर्मल रेसिस्टिविटी की यहाँ पे बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर नॉट पूछा है, तो थर्मल रेसिस्टिविटी हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट का भी ध्यान रख लीजिए, जो आपका यूनिट होता है, यूनिट अगर थर्मल कंडक्टिविटी के की देखा जाए तो वो होता है वाट पर मीटर केल्विन। डेंसिटी का यूनिट जो होता है केजी पर मीटर क्यूब, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होता है आपका? जूल पर केजी केल्विन। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, केल्विन से आपका केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा। सर यहाँ पे वाट होता है, केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर वाट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर जूल हो जाएगा। ये मेरा दूसरा यूनिट क्या हो सकता है? ये वाट जो होता है ये जूल पर सेकेंड होता है, तो इसको हम लोग वाट को क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड, यहाँ पे इंटू मीटर स्क्वायर है और नीचे जूल है, तो जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो फाइनल यूनिट जो है डिफ्यूजिबिलिटी का वो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये मेरा SI यूनिट है। अगर CGS यूनिट की बात करें तो मेरा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 21 नंबर। इन रेफ्रिजरेशन साइकिल हाउ डज लेटेंट हीट ऑफ आइस कंट्रीब्यूट टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस किस तरह से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हम लोग को देता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है बाय कॉजिंग द रेफ्रिजरेंट टू इवापोरेट ऑब्जर्विंग हीट। तो हीट जब जो मेरा इवापोरेटर होता है, जब वो सराउंडिंग से हीट लेता है तो मेरा क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाता है। इस कंडीशन में होता क्या है यहाँ पे कि जैसे ये लिक्विड फॉर्म में आता है और कोल्ड फॉर्म में आता है, लेकिन जैसे ही सराउंडिंग से हीट खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा, और अब मेरा इसका टेम्परेचर और टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाएगा, लेकिन प्रेशर यहाँ पे कम रहता है। तो लेटेंट हाइट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे क्या करता है कि रेफ्रिजरेशन इवापोरेट बाय कॉजिंग द रेफ्रिजरेंट टू इवापोरेट ऑब्जर्विंग हीट। तो हीट ऑब्जर्व करेगा तो इवापोरेट क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे? रेफ्रिजरेंट जो है वो इवापोरेट हो जाएगा। इसमें 2 तरह के रेफ्रिजरेशन साइकिल हम लोग मेन पढ़ते हैं, एक BCRS होता है और एक VARS। BCRS जो मेरा होता है
वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसके थोड़े से कंपोनेंट को देख लीजिए कैसे कैसे कंपोनेंट होते हैं। तो मान लीजिए वन है, ये आपका होता है इवापोरेटर, ये मेरा कंप्रेसर होता है। ये जो मेरा है ये होता है कंडेंसर, एक कांस्टेंट प्रोसेस है। और ये मेरा एक्सपेंशन वाल्व होता है, एक्सपेंशन या थ्रोटलिंग वाल्व। ये थ्रोटलिंग या एक्सपेंशन वाल्व होता है जहाँ पे आपका एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। यहाँ पे आपका आइसोट्रॉप, ये मेरा जो है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, सॉरी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से यहाँ भी आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से मेरा प्रोसेस चलता है। 22 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर प्रिसाइज एंगुलर मेजरमेंट इन मशीनिंग एंड कैपेबल ऑफ मेजरिंग एंगल टू विथ अ फ्यू सेकेंड ऑफ आर्क। तो फ्यू सेकेंड ऑफ आर्क के एंगल को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइड यूज करते हैं हम लोग? तो वो आपका ऑप्टिकल कंपैरेटर का हम लोग यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर जो आपका एक तरह से डिस्टेंस मेजर करता है, कितने डिस्टेंस का है। तो मेरा करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कंपैरेटर। और एक चीज ध्यान रखना होता है, लिस्ट काउंट पूछता है। तो डायल गेट का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। वर्नियर कैलिपर का अगर लिस्ट काउंट देखा जाए तो वो होता है 0.02 mm। माइक्रोमीटर का अगर लिस्ट काउंट देखा जाए तो माइक्रोमीटर का भी जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। ऑप्टिकल कंपैरेटर, तो जो ऑप्टिकल कंपैरेटर होता है इसका जो लिस्ट काउंट होता है बहुत ही प्रिसाइज होता है, 0.001 mm। तो सबसे ज़्यादा लिस्ट काउंट किसका है? मेरा ऑप्टिकल कंपैरेटर का। यहाँ पे फ्यू सेकेंड ऑफ आर्क की बात किया है तो ऑप्टिकल कंपैरेटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेनलेस स्टील इफ नोन for its corrosion resistance and is used in various application, which type of stainless steel is best suitable for use in environment with high chloride exposed like marine application due its superior corrosion resistance। तो किस तरह का हम लोग यहाँ पे स्टेनलेस स्टील यूज करेंगे? तो वो मेरा किस टाइप का होगा? ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑस्टेनाइट एंड फेराइट। ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस का यूज करेंगे जो कि क्रोजन रेसिस्टेंस होगा, जिसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? मैरीन एप्लीकेशन में करेंगे, मैरीन में। तो क्योंकि इसके पास इसका क्रोजन रेसिस्टेंस सुपेरियर होता है, तो कौन सा स्टील हम लोग यूज करेंगे? ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील यूज करेंगे। और इसमें क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑस्टेनाइटिक एंड फेराइटिक होता है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर आपका ये थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, इफ हॉलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव सेम वेट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी। तो ध्यान ये रखिए कि अगर सेम मटेरियल से बना हुआ है तो उस केस में जो पावर होगा हॉलो शाफ्ट का वो ज़्यादा होगा किससे? पावर एट सॉलिड शाफ्ट से। तो द हॉलो शाफ्ट कैन ट्रांसमिट मोर पावर। दूसरा चीज़ ये भी है कि जो स्टिफनेस होता है हॉलो शाफ्ट का वो भी ज़्यादा होता है मेरा किससे? स्टिफनेस ऑफ सॉलिड शाफ्ट से। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं 25 नंबर, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वेयर इज द हाइड्रो पेनस्टॉक टिपिकली पोजिशन। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जैसे देखिए यहाँ पे डैम बना होता है आपका, ये डैम बना होता है, यहाँ से आपका पाइप निकाला, इसी को हम लोग पेनस्टॉक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेनस्टॉक बोलते हैं। तो इसको कहाँ इंस्टॉल किया जाता है ये पूछा है। तो बोला है बिटवीन द फोरवे एंड टरबाइन इनलेट। तो ये जो मेरा है यहाँ पे उसके बाद टरबाइन आ जाता है। टरबाइन में ब्लेड लगे होते हैं, इस पर नोजल का पानी स्प्रे होता है। तो टरबाइन इनलेट और किसके पास? फोरवे के पास। तो इन दोनों के बीच में इसको इंस्टॉल किया जाता है। ये मेरा क्या हो गया? आपका पेनस्टॉक हो गया। और पूछा जाए फोरवे बोलते किसके? तो फोरवे इसी को बोलते हैं। ये मेरा जो डैम बना हुआ है इसमें पानी जो आपका इकट्ठा ये भरा पड़ा है, तो इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोरवे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोरवे बोलते हैं।
एक तरह से। तो फोरबे और इनलेट ऑफ टरबाइन के बीच हम लोग इसका इंस्टॉलेशन करते हैं, किसका, पेन स्टॉक का। ये क्वेश्चन हिंदी में है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन सर्वो कंट्रोल रोबोट। तो नॉन सर्वो कंट्रोल रोबोट के अकॉर्डिंग इसमें कौन ट्रू है। तो बोला क्या है इसमें, दे आर गिवन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑन ईच एक्सिस विच मस्ट बी पास। तो बोला है दे आर गिवन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑन ईच एक्सिस विच मस्ट बी पास्ट। यहाँ पे क्या हो जाता है, सब पास्ट कर जाता है। नॉन सर्वो कंट्रोल रोबोट में ये कंडीशन आपके होते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये। फिर से ये हिंदी वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। फॉर टू मेसिंग एस्पर गियर ऑन पैरेलल शाफ्ट। पैरेलल शाफ्ट में दो मेसिंग एस्पर गियर, मान लीजिए एक शाफ्ट ये है और यहाँ पे मान लेते हैं एक शाफ्ट ये है और यहाँ पे एक गियर मेस कर रहा है दोनों से। व्हाट इफेक्ट ऑन द गियर ट्रेन इफ द मॉड्यूल ऑफ बोथ गियर इज इंक्रीज व्हाइल कीपिंग द नंबर ऑफ टीथ कांस्टेंट फॉर ईच गियर। तो देखिए अगर मान लीजिए मॉड्यूल आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बोला है मॉड्यूल ऑफ बोथ गियर इंक्रीज, मॉड्यूल बढ़ाएंगे तो मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, d/t, और आपको टीथ तो उतना ही रखना है। तो d, इस केस में टीथ अगर कांस्टेंट रहेगा तो मॉड्यूल बढ़े रहने के लिए क्या करना होगा, डायमीटर बढ़ाना होगा। और जैसे ही डायमीटर आप बढ़ाएंगे तो डायमीटर बढ़ाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए पहले इतने दूर पे मेस कर रहा था, अब डायमीटर बढ़ेगा तो इस तरह से मेस करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे सेंटर का जो डिस्टेंस होगा मेरा, वो पहले अगर इतना छोटा था, पहले अगर आर था तो अब कैपिटल आर हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा सेंटर डिस्टेंस बिटवीन गियर्स इंक्रीज कर जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हेन कंसिडरिंग अ कॉम्प्लेक्स एंड वर्सिलिटी इन प्रोग्राम फॉर एनसी मशीन, हाउ डज एम कोड एंड जी कोड कंपेयर। तो क्या होता है मेरा, जी कोड यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स होता है एंड वर्सेटाइल देन एम। तो जी कोड मेरा कॉम्प्लेक्स तो होता है लेकिन वर्सेटाइल किससे होता है, एम से ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, G90 जो होता है इसको हम लोग अब्सोल्यूट बोलते हैं, और G91 जो होता है इसको इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग बोला जाता है। इंक्रीमेंटल में होता क्या है कि मान लीजिए आप किसी पार्ट प्रोग्रामिंग अगर लिख रहे हैं तो अगर एक से स्टार्ट किया आप 2 तक पहुंचे तो तीसरा लिखने के लिए आपको 1 तक नहीं आना है, फिर तीसरा उसके जस्ट पीछे वाले इन 2 से हम लोग कर सकते हैं। बट अब्सोल्यूट में एक पॉइंट फिक्स करके, जैसे मान लीजिए इसका पार्ट प्रोग्रामिंग अगर लिखना है तो एक पॉइंट फिक्स कर लेंगे, इसी रेफरेंस से हम लोग इस पॉइंट को लेंगे, इसी रेफरेंस से इस पॉइंट को, मतलब रेफरेंस पॉइंट आपका फिक्स रहेगा किसमें, अब्सोल्यूट में। एम जो होता है वो मिसलेनियस होता है, एम जो होता है वो क्या होता है, मिसलेनियस होता है। ये आपका टूल वर्क पीस या रोटेशन वो सब चीज़ को दिखाता है। जैसे M03 होता है, M02, M04 होता है, M03, S2 ऐसे करके मेरा कोड होता है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। विच टाइप ऑफ एनर्जी इज प्राइमरी पोजेस बाय स्टीम बिफोर इट इंटर अ टरबाइन। तो टरबाइन में इंटर करने से पहले जो स्टीम होता है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल एनर्जी बोलते हैं। अगला मेरा जो है 33 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन वेल्डिंग एंड ब्राजिंग इन टर्म ऑफ द बेस मेटल। तो वेल्डिंग और ब्राजिंग में क्या डिफरेंट है अगर बेस मेटल को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है तो देखिए क्या होता है, वेल्डिंग में बेस मेटल मेल्ट हो जाता है, वेयर एज ब्राजिंग द बेस मेटल इज नॉट मेल्टेड। तो वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं, 2 प्लेट का अगर हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो इस केस में ये बेस मेटल भी वेल्ड हो जाता है और ऊपर से हम लोग फिलर मटेरियल को लगा के इसको वेल्ड कर देते हैं। तो ये मेरा वेल्डिंग का केस होता है। लेकिन ब्राजिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। ब्राजिंग के केस में एक्स्ट्रा फिलर मेटल ही मेल्ट होता है और वो दोनों को ज्वाइंट कर देता है। तो ब्राजिंग में आपका बेस मेटल मेल्ट नहीं होता है, लेकिन वेल्डिंग में आपका बेस मेटल मेल्ट कर जाता है। सोल्डरिंग की बात की जाए, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ब्राजिंग जो है आपका इसको 450 डिग्री के एबव किया जाता है, और सोल्डरिंग जो मेरा है सोल्डरिंग जो मेरा है वो 450 डिग्री के बिलो किया जाता है। सोल्डरिंग जो होता है वो लीड और
टिन का एलॉय होता है, लीड और टिन का एलॉय होता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, विच टाइप ऑफ प्रेस इज अप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ स्टैंपिंग प्रोसेस। तो इसमें जो हम लोग प्रेस यूज करते हैं वो क्रैंक प्रेस होता है। ऑल टाइप स्टैंपिंग प्रोसेस के लिए हम लोग क्रैंक प्रेस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, इन ग्राफ रिप्रेजेंटिंग हुक्स लॉ, इन अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग हुक्स लॉ वेयर स्ट्रेस is plotted against a strain, what does the gradient of linear portion of the graph represent। तो बोला है कि मान लीजिए आप हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो इस कंडीशन में कुछ ऐसा आता है आपका। तो बोल रहा है कि what does gradients in graph हुक्स लॉ, जहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड करता है, तो हुक्स लॉ मान लेते हैं A to B तक वैलिड कर रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं इलास्टिक लिमिट आ गया। तो इस केस में इसका ग्रेडियंट क्या बताता है, ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताता है। ग्राफ का ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो स्लोप क्या होता है मेरा, वाई एक्सिस पे जो है और नीचे एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे मेरा क्या होता है आपका स्ट्रेन, और वाई एक्सिस पे मेरा क्या होता है स्ट्रेस। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर स्ट्रेस बाई नीचे स्ट्रेन, और स्ट्रेस बाई स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन को हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये क्या है मेरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो करेक्ट आंसर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, इन डाई फोर्जिंग यूजिंग हैमर एंड एनविल व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनविल। तो देखिए एनविल जो होता है एक तरह का ये मेटल का स्ट्रक्चर होता है, इसी पे हम लोग बेस कोई मेटल को रखते हैं और उसको पीटते हैं, फोर्ज कराते हैं। तो वो मेरा क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक सॉलिड टाइप का होता है जो स्टेबल होता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है जब हम उसको शेप देते हैं तब। तो इट प्रोवाइड टू प्रोवाइड अ सॉलिड स्टेबल सरफेस अगेंस्ट विच द मेटल कैन बी शेप्ड। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेटल फॉर्मिंग प्रेस ऑफर द ग्रेटेस्ट वर्सैटिलिटी एंड कंट्रोल फॉर कॉम्प्लेक्स शेप एंड वेरिड मटेरियल। तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स शेप और वेरिड मटेरियल के लिए हम लोग हमेशा हाइड्रोलिक प्रेस का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ये भी हिंदी में है। 39 नंबर क्वेश्चन है, द स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ आपका जो है वो रेडिएशन के लिए, रेडिएशन के एक टर्म को डिफाइन करने के लिए आता है, विच इंक्लूड द स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट प्राइमरी अप्लाइज टू विच टाइप ऑफ बॉयलर। तो किस टाइप के बॉयलर के लिए हम स्टीफन बोल्ट्जमान लॉज को कंसिडर करते हैं। तो मेरा किसके लिए होता है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, ब्लैक बॉडी के लिए। ध्यान ये रखना है, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ ब्लैक बॉडीज के लिए। ब्लैक बॉडी मेरा होता क्या है, तो ब्लैक बॉडी वो होता है जो बाहर से आने वाली रे को अपने अंदर पूरा ऑब्जर्व कर लेता है, ना ही उसको रिफ्लेक्ट करता है और ना ही उसको ट्रांसमिट करता है। तो वो मेरा ब्लैक बॉडी होता है। अगला मेरा 40 नंबर क्वेश्चन है, इन मेटल कटिंग ऑपरेशन, मेटल कटिंग ऑपरेशन में अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर कंटिन्यूअस शीप मोस्ट लाइक टू फॉल। तो किस टाइप के कंडीशन में जो मेरा है कंटिन्यूअस शिप मिलेगा। तो पहला चीज़ तो ये है कि स्पीड आपको ज़्यादा रखना होगा, तभी आपको कंटिन्यूअस शिप मिलेगा। दूसरा फीड जो है, फीड अगर एक ही बार ज़्यादा दे देंगे हम लोग तो वो सही से काम नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए फीड रेट मेरा लो होना चाहिए। और रेक एंगल जो मेरा होना चाहिए, रेक एंगल मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे हाई होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडरिंग एनर्जी कन्वर्जन इन फ्लाईव्हील इफ मास m of the flywheel is double while keeping its radius r and angular velocity omega constant, how does the kinetic energy of flywheel change। तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, हाफ एम के स्क्वायर होता है,
के मेरा क्या होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है। अब इस केस में अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे बोला है इफ मास m ऑफ फ्लाईव्हील इज डबल और कीपिंग रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, तो अगर मास m था, अगर इसको 2m कर देंगे तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कर लीजिए 1/2 m की जगह पे क्या रख लेंगे, 2m रख लेंगे, और यहाँ पे k स्क्वायर का k स्क्वायर, तो 2m बाहर ला देते हैं, 2 बाहर ला दिए और ये हो गया 1/2 m k स्क्वायर, यानी कि ये 2 गुना हो गया किसके, पहले वाले काइनेटिक एनर्जी के, तो k विल बी डबल। और अगर इसको डायरेक्ट किस फॉर्म में लिखने वाले हैं, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में, तो वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 43 पे। एट व्हाट कार्बन कंटेंट एंड टेम्परेचर डज द यूटेक्टोइड रिएक्शन अकर इन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम ट्रांसफॉर्मिंग ऑस्टेनाइट इनटू पेयरलाइट। तो ऑस्टेनाइट से पेयरलाइट बनने में जो मेरा कार्बन का परसेंटेज होता है वो मेरा 0.8 कार्बन होता है और 723 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पे होता है। ये तो एक डाटा, इसको याद ही रखना होगा। अगला है 44 नंबर। इन जिग बोरिंग विच बर्ग होल्डिंग डिवाइस इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेंटेनिंग हाई एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी फॉर कॉम्प्लेक्स एंड इरेगुलर शेप वर्कपीस। तो कस्टमाइज जिग का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इरेगुलर शेप का, मान लीजिए आपके इस शेप का कोई मटेरियल है, तो इसको अगर हम लोग होल्ड करना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कस्टमाइज जिग का। कस्टमाइज जिग का मतलब है उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास इरेगुलर शेप का कोई भी वर्कपीस है, उसको होल्ड करना है। देखिए यहाँ पे जिग और फिक्सर दो होल्डिंग डिवाइस होते हैं, एक फिक्सर होता है आपका और एक जिग होता है। तो जिग जो होता है वो वर्कपीस को होल्ड करने के साथ साथ आपको ड्रिल करने का भी या होल करने का भी उसमें एडजस्ट कर देता है, बट जो फिक्सर होता है वो सिर्फ वर्कपीस को होल्ड करता है। तो कस्टमाइज जिग इसलिए यूज करते हैं अगर इरेगुलर शेप है मटेरियल का। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45 नंबर। विच एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोपेनेस्टॉक डिजाइन इज मोस्ट क्रूशियल फॉर मैक्सिमम द इफिशियंसी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा एस्पेक्ट पेनस्टॉक डिजाइन करने के लिए ज़रूरी है ताकि हमको ज़्यादा इफिशियंसी मिल सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेंथ एंड डायमीटर ऑफ पेनस्टॉक जो है वो डिटरमाइन करके एकदम सही देना होगा जिससे हमको ज़्यादा इफिशियंसी मिले। तो लेंथ कहाँ से कनेक्ट है, ये आपका रिजर्वायर है, यहाँ से कनेक्ट होता है आपका ये पेनस्टॉक, और कहाँ पे जाता है इसका वाटर, नोजल के थ्रू टरबाइन से पानी फ्लो करता है। तो इस केस में इसका लेंथ कितना है ये ध्यान रखना होता है, साथ में इसका डायमीटर कितना दिया जा रहा है वो भी ध्यान रखना होता है ताकि हमको ज़्यादा इफिशियंसी मिल सके। 46 नंबर को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब डिजाइन ऑन एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन टरबाइन। देखिए ड्राफ्ट ट्यूब होता क्या है कि जब भी रिएक्शन टरबाइन में आप देखेंगे तो उसमें होता क्या है कि जब उसमें लिक्विड फ्लो करता है, ये मान लीजिए कि इस तरह का आपका टरबाइन हो गया, इसमें हम लोग जो यहाँ पे वेंस लगे होते हैं, तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही हम लोग लिक्विड को इसमें फ्लो कराते हैं टरबाइन में, तो ये क्या होता है आपका अंदर तो जाता है लेकिन बाहर निकलने के लिए इसके पास ज़्यादा स्पेस मिलता नहीं है। और साथ में होता क्या है कि मूवमेंट करने से इसमें जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाता है उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर एनर्जी अंदर में घट जाता है, प्रेशर एनर्जी अंदर का लो रहता है और बाहर का प्रेशर एनर्जी ज़्यादा रहता है क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो अब जब तक अंदर वाला प्रेशर एनर्जी ज़्यादा नहीं होगा तब तक फ्लूइड तो बाहर आएगा नहीं, तो कंटिन्यूअस मेरा फ्लो चलेगा नहीं। तो उसके लिए ड्राफ्ट ट्यूब डिजाइन किया जाता है जिसका एंगल 8 डिग्री के आसपास रखा जाता है। इसको ऐसे ग्रेजुअली एक्सपेंड करके बनाया जाता है। इसमें से इस केस में होता क्या है कि जैसे ही इसको ग्रेजुअली एक्सपेंड करके बनाएंगे तो धीरे धीरे इसका एरिया बढ़ते जाएगा और जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा इसका प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। ध्यान ये रखना होता है कि इसका एंगल लेस देन 8 डिग्री रखा जाता है ताकि ज़्यादा अगर हम लोग कर दिए तो उसमें फिर कैविटेशन का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये करता क्या है कि आपका जो भी अंदर में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उस काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने लगता है, प्रेशर एनर्जी में। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या है, अ ड्राफ्ट ट्यूब विथ ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग क्रॉस सेक्शन इंक्रीज इफिशियंसी बाय कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी।
47 नंबर क्वेश्चन है विच नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कपलिंग मोस्ट सुटेबल फॉर कनेक्टिंग टू शाफ्ट दैट आर स्लाइटली मिसअलाइंड एंड रिक्वायर बोथ रेडियल और एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी। तो रेडियल और एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी देना है और साथ में कैसा है स्लाइड जो मेरा शाफ्ट सब है वो मिस अलाइंड है। तो देखिए गियर कपलिंग तो होगा नहीं, गियर कपलिंग अगर लगाएंगे तो हमको मिस अलाइनमेंट उसका तो ठीक हो जाएगा, बट वो रेडियल और एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं मिल पाएगा। यूनिवर्सल जॉइंट की बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट जो होता है वो एंगुलर मिसअलाइनमेंट को दिखाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे सकते यूनिवर्सल जॉइंट में। रिजिड कपलिंग में भी दो तरह का होता है, एक आपका मफ कपलिंग होता है और दूसरा जो है एक फ्लैंज कपलिंग होता है। तो फ्लैंज कपलिंग में होता क्या है, अलाइन शाफ्ट अगर आपका है, मान लीजिए ये शाफ्ट एक जगह इधर है और एक जगह से इधर, मतलब एक ही एक्शन में अगर शाफ्ट आपके है तो इसको ज्वाइंट करने के लिए रिजिड कपलिंग का यूज किया जाता है, रिजिड में फ्लैंज कपलिंग का। ये जो है मिस अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट के लिए यूज नहीं होता है। और साथ में रिजिड कपलिंग में एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मफ कपलिंग या स्लीव कपलिंग। तो उस कंडीशन में वो क्या होता है, परफेक्टली अलाइन शाफ्ट के लिए यूज होता है और वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें वेलोज कपलिंग हो जाएगा या इसमें डायफ्राम कपलिंग भी हो जाएगा, डायफ्राम कपलिंग। तो अगर आपका शाफ्ट मिस अलाइंड है और रेडियल और एक्सियल दोनों फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो उस केस में आपको डायफ्राम कपलिंग या वेलोज कपलिंग यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 48 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरफ्रेंस फिट इन शाफ्ट एंड होल असेंबली। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि कौन इसमें एडवांटेज नहीं है। तो इंटरफ्रेंस फिट में होता है क्या है कि अगर मान लीजिए आपका होल साइज ये है, मेरा ये आपका होल है, तो इस केस में होगा क्या कि हम लोग शाफ्ट जो कनेक्ट करेंगे वो शाफ्ट पूरी तरह से इसको पकड़ लेगा, इसमें जो शाफ्ट हम लोग लगाएंगे वो पूरी तरह से इसको पकड़ लेगा, यानी इसमें जो गैप होगा होल और शाफ्ट के बीच का वो गैप नहीं रह जाएगा, यानी इस केस में ये पूरी तरह से टाइट फिट होगा इस सेक्शन में। तो इस कंडीशन में हमको अगर मान लीजिए इसको बाहर अगर निकालना भी होगा तो डीअसेंबल करना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो इजी टू डीअसेंबल फॉर मेंटेनेंस इज ये क्या है मेरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसमें और एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि इसमें रिलेटिव मोशन जो होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि अब ये एक दूसरे को कनेक्ट कर चुका है, मतलब टाइट हो जाता है, तो एक दूसरे के अगेंस्ट ये मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो मेरा यहाँ पे रिलेटिव मोशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। व्हाट डज द टर्म स्विंग रिफर इन लेथ मशीन। स्विंग का मतलब होता है घूमना किसी चीज़ का। तो डायमीटर ऑफ लार्जर वर्कपीस दैट कैन बी रोड। एक और चीज़ यहाँ पे पूछा जाता है लेथ मशीन में कि लेथ का स्पेसिफिकेशन कैसे दिया जाता है। तो लेथ में आपका इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो क्या होता है आपका, एक होता है आपका हेड स्टॉक और एक होता है आपका टेल स्टॉक। तो टेल स्टॉक ये है और ये हेड स्टॉक है। इसके बीच में कितना मैक्सिमम साइज का वर्कपीस रख सकते हैं उस लेंथ, और साथ में ये वर्कपीस का डायमीटर कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना डायमीटर हो सकता है, जिसको स्विंग बोला जाता है। तो दो तरीके से हम लोग लेंथ का स्पेसिफिकेशन देते हैं, मैक्सिमम लेंथ कितना है और साथ में मैक्सिमम कितने डायमीटर के वर्कपीस को रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर बोला है स्पिंडल एट विच, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वर्कपीस दैट कैन बी मशीन, द डिस्टेंस बिटवीन द टूल पोजिशन। इसमें स्विंग की बात किया था, जब स्विंग की बात करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डायमीटर आएगा। तो डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट वर्कपीस दैट कैन बी रोटेटेड। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे हिंदी में दे रखा है। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फिक्स रोबोटिक ऑटोमेशन। तो देखिए फिक्स रोबोटिक ऑटोमेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग जो प्रोग्रामिंग एक बार कर दी उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। फिक्स रोबोटिक ऑटोमेशन जो होता है वो मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में और कोई एक ही टाइप का इक्विपमेंट बनाना है तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फिक्स रोबोटिक ऑटोमेशन सिस्टम का यूज करते हैं। दो तरह के इंपॉर्टेंट ऑटोमेशन सिस्टम है, फिक्स और आपका प्रोग्रामेबल। तो प्रोग्रामेबल में क्या होता है कि हम लोग उसके प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, बट फिक्स में वैसा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो फिक्स ऑटोमेशन होता है उसमें इनिशियल कॉस्ट हाई होता है
बट ऑपरेशन करना ईजी हो जाता है क्योंकि हम इसका प्रोग्राम चेंज नहीं करते हैं, और इसका यूज क्या करते हैं, फॉर मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म हाई प्रेशर रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। इफ द बल्क मॉडुलस के ऑफ मटेरियल इज इंक्रीज व्हाइल मेंटेनिंग द सेम प्रेशर, अगर बल्क मॉडुलस इंक्रीज कर रहा है सेम प्रेशर पे, व्हाट अफेक्ट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल, तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस होता है क्या है, तो बल्क मॉडुलस आपका क्या होता है, 1/बीटा होता है, पहले ये ध्यान रखना होता है। बीटा आपका क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी होता है, कंप्रेसिबिलिटी यानी ये क्या होता है, dV/V माइनस dV/d ऑफ dP, यानी कितना प्रेशर लगाने से कितना वॉल्यूम में चेंज आया, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ए भी बोल सकते हैं, और वहाँ पे dP। तो जिस अकॉर्डिंग हम प्रेशर यहाँ पे बढ़ाएंगे घटाएंगे, वहाँ पे मेरा कंप्रेसिबिलिटी घटेगा या बढ़ेगा। अब यहाँ पे जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, यानी कंप्रेसिबिलिटी सॉरी यहाँ पे बल्क मॉडुलस जो होगा 1/बीटा है, तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dP बाई ये क्या हो जाएगा मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब बोल रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल इंक्रीज करें, यानी के को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, तो के को बढ़ाने का मतलब है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाइल मेंटेनिंग द सेम प्रेशर, यानी प्रेशर यहाँ पे पहले जो था वही रखना है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो के को बढ़ाने का मतलब है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको डिक्रीज करना होगा, तो इस केस में क्या होगा, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बिल डिक्रीज हो जाएगा। ये जो हिंदी वाले क्वेश्चन हम इसको दूसरा इसका पार्ट्स हम करा देंगे आपको, इंग्लिश वाला पार्ट्स भी। 57th नंबर क्वेश्चन है, वाई इज डायमंड शेप ऑफ द लोकेटिंग पिन एडवांटेजेस इन जिग एंड फिक्चर, तो जिग और फिक्चर में डायमंड शेप जो होता है वो क्या एडवांटेज देता है, तो जिग और फिक्सर तो अभी बताए थे, जिग जो होता है एक तरह का होल्डिंग डिवाइस, साथ साथ में जो मेरा टूल होता है उसको भी गाइड करने का काम होता है, टूल को गाइड करने का काम करता है। लेकिन जो फिक्सर होता है, फिक्सर सिर्फ होल्डिंग डिवाइस है, यानी वर्कपीस को केवल होल्ड करता है। तो अगर यहाँ पे डायमंड शेप लोकेटिंग पिन का यूज हम लोग करते हैं, तो ये क्या कर देता है, इट रिड्यूस वियर एंड टियर ड्यू टू सेल्फ अलाइनमेंट फीचर। जब हम लोकेटिंग पिन यूज करते हैं तो ये इसमें क्या हो जाता है, सेल्फ अलाइनमेंट हो जाता है, तो इसमें टूट फाट की समस्या कम होती है, टूट फाट की समस्या इसमें क्या होती है, कम होती है। 58 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल फीचर्स ऑफ प्रोग्रामेबल रोबोटिक ऑटोमेशन, तो अभी हम बताए थे प्रोग्रामेबल रोबोटिक ऑटोमेशन में क्या होता है आपका, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दे सकते हैं। तो जो चीज़ चेंज हो जाता है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, मेरा चेंज किया जा सकता है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको पहले कुछ प्रोडक्ट इस टाइप का बनाना था, लेकिन अब जो प्रोडक्ट है कुछ इस टाइप का बनाना है, तो इस केस में हम प्रोग्राम को चेंज करके और इस प्रोडक्ट को पा सकते हैं, यानी प्रोडक्ट को चेंज करना यहाँ पे अलाउ होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम को भी हम चेंज कर सकते हैं। इस केस में होगा क्या कि फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विथ प्रोडक्ट चेंज, तो प्रोडक्ट अगर हम चेंज करते हैं तो उसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। किस केस में, प्रोग्रामेबल रोबोटिक ऑटोमेशन में, बट फिक्स में ऐसा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्ट रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ अ फ्लाईव्हील टू इट्स लीनियर वेलोसिटी v एंड रेडियस r। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं v बराबर r ओमेगा करके, v यहाँ पे क्या होता है, मेरा लीनियर वेलोसिटी होता है, ये मेरा क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी होता है, और ये मेरा r क्या होता है, रेडियस होता है, और ओमेगा मेरा क्या होता है, एंगुलर ऑफ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो इस केस में आपको देखिए ओमेगा का वैल्यू पूछा है हर कंडीशन में, तो यहाँ से ओमेगा निकालेंगे तो v बटे r हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा इक्वल टू v बटे r हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे एक भी आपसे पूछा जा सकता है कि ओमेगा क्या होता है, तो देखिए ये एक तरह से रेडियन पर सेकेंड भी इसका यूनिट होता है, क्या यूनिट होता है, रेडियन पर सेकेंड, और इसके टर्म में देखें तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, और साथ में रेडियस है तो रेडियस मीटर में होगा, मीटर से मीटर कट जाएगा तो पर सेकेंड भी यूनिट होता है। तो या तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेडियन पर सेकेंड बोल सकते हैं,
या पर सेकेंड भी आप बोल सकते हैं। जनरली रेडियन पर सेकेंड ही बोला जाता है क्योंकि एक तरह से एंगुलर वेलोसिटी वाला टर्म है। 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्टीफन बोल्टमार्च कांस्टेंट। तो स्टीफन बोल्टमार्च कांस्टेंट का आपको एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान रखना होगा कि 5.68 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन पावर 4। स्टीफन बोल्टमार्च इक्वेशन किस कंडीशन में हम लोग लेते हैं, ये रेडिएशन का जब केस आता है तब लेते हैं हम लोग, यानी रेडिएशन वाले प्रोसेस में हम लोग स्टीफन बोल्टमार्च लॉज का यूज करते हैं। और इस केस में रेडिएशन के केस में मेरा कोई भी मीडियम नहीं होता है, मीडियम यहाँ पे कोई भी नहीं होता है, तो यहाँ पे मीडियम अलाउ नहीं होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, अ स्फेरिकल स्टील बॉल विथ अ बल्क मॉडुलस इतना, इसमें बल्क मॉडुलस आपको दे रखा है, इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सटर्नल प्रेशर इतना, व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ एक्सप्रेस बाय स्टील बॉल। अभी हम यहाँ पे बल्क मॉडुलस के और यहाँ पे प्रेशर और जैसे एक फॉर्मूला भी हम लिखे थे कंप्रेसिबिलिटी का, तो क्या फॉर्मूला था आपका, -dv/v अपॉन dp था, अपॉन क्या था आपका dp था, और -dv/d को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेन बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और बाई dp है। तो अगर k को लिखते हैं तो k इसका जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है dp/ε_v यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब आपको सब चीज़ तो दिया ही है, यहाँ पे बल्क मॉडुलस 160 गीगा पास्कल है, तो बल्क मॉडुलस की जगह पे क्या रख 160 गीगा पास्कल है, तो यहाँ पे देखिए ये भी मेगा पास्कल में, तो इसको मेगा पास्कल में रखने के लिए 10⁻³ से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे dp आपको प्रेशर 40 मेगा पास्कल है, तो प्रेशर की जगह पे 40 रख दीजिए, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है आपका निकालना है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ पे ये भी कर लीजिए। तो यहाँ पे ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हो जाएगा 40 बटे क्या हो जाएगा 160 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 गुणे 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा, 10 का पावर -3 हो जाएगा, 10 का पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.25 और गुणे 10 के पावर -3। अब देखिए 0.25 के टर्म में तो कोई है नहीं, ये 25 के टर्म में है, यहाँ पे परसेंटेज में तो लेना नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को एक डिजिट शिफ्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻² हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 10 से डिवाइड करना भी, तो पावर एक माइनस और हो जाएगा, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो इतना आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि एक तरह से स्ट्रेन है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला 62 नंबर क्वेश्चन है, इंटरकूलिंग इन मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर प्राइमरी सर्व टू। तो देखिए इंटरकूलिंग जब हम लोग करते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेसर में, कंप्रेसर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसमें हम लोग एयर को कंप्रेस करके एक छोटे सिलेंडर में ज़्यादा अमाउंट में हम लोग प्रेशर बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो मल्टी स्टेजिंग में क्या होता है कि अलग अलग पार्ट में उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, जैसे एक ही बार में कंप्रेस ना करके अलग अलग पिस्टन लगा के और उसको बार बार कंप्रेस करते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि जैसे हम एक बार कंप्रेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पावर लगेगा, तो उस केस में क्या होगा, पावर ज़्यादा लगता है एक स्टेज में। मल्टी स्टेज के केस में क्या होगा, मेरा पावर जो है रिड्यूस हो जाएगा फॉर सब्सिक्वेंट कंप्रेशन स्टेज। तो अलग अलग कंप्रेसर स्टेज में जब हम लोग इसको कंप्रेस करेंगे तो मेरा पावर यहाँ पे कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 63 नंबर, विच स्कैवेंजिंग मेथड इन 2-stroke इंजन हैज डिसएडवांटेज फॉर पुअर एक्सपेंजिंग अ फुल थ्रोटल एंड हैज द नेसेसरी ऑफ वाटर। तो क्रॉस एस्केवेंजिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें वाटर कूलिंग की जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्रॉस एस्केवेंजिन होगा। अच्छा, यहाँ पे जो टर्म है एक्सेवेंजिंग का, इसका मतलब भी समझ लीजिए। जो एक्सेवेंजिंग है, एक्सकेवेंजिंग, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए आपका सिलेंडर है तो उसमें गैस जो जलता है उसको बाहर निकालना, यानी कि फ्यूल गैसेस जो है उसको, जो जल गई है गैस है उसको बाहर निकालना, और साथ में बाहर से फ्रेश एयर को लाना। इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं एस्केवेंजिंग।
अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, इफ बल्क मॉडुलस के पॉइजन रेशियो भी एंड मटेरियल आर नोन, विच इक्वेशन वुड करेक्टली डिटरमाइन शियर मॉडुलस। तो शियर मॉडुलस देखिए, शियर मॉडुलस जी और के में क्या रिलेशन होता है, जी बराबर 3k इंटू 1 प्लस म्यू, म्यू के जगह पे मतलब पॉइजन रेशियो 1 माइनस 2 म्यू, सॉरी 1 माइनस 2 म्यू होता है यहाँ पे, 2 म्यू, म्यू की जगह पे भी रखना है। अब जी का वैल्यू बताना है, तो जी के कंडीशन में यहाँ पे करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग क्या आता है। सॉरी जी बराबर नहीं, यहाँ पे ई बराबर 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू होता है, और साथ में ई बराबर एक और होता है कंसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं 2z इंटू 1 प्लस बी। अब इन दोनों में ई को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ई तो यहाँ पे है नहीं, तो ई जब इक्वेट करेंगे दोनों में तो 3k इंटू 1 माइनस 2 बी किसके बराबर हो जाएगा, 2z इंटू 1 प्लस बी के। अब यहाँ पे देखिए हमको सिर्फ जी चाहिए, तो सिर्फ जी निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 2 इंटू 1 प्लस बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, 3k इंटू 1 प्लस 2 म्यू अपॉन 2 प्लस बी, 2 इंटू 1 प्लस बी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 66 नंबर, विच एस्पेक्ट इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ रोबोट सेंसर। तो रोबोट सेंसर को ज़्यादा दिनों तक चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो देखिए किसी मशीन को अगर आप ज़्यादा दिन चलाना चाहते हैं तो हमेशा क्या करिए, उसको जांच करते रहिए, हमेशा चेक करते रहिए कि कहाँ पे खराबी है, क्या चीज़ हो रहा है। अगर हम लोग हमेशा जांच इंस्पेक्शन करते रहेंगे तो उसमें जो भी छोटा मोटा खराबी होगा उसको तुरंत हम लोग ठीक कर देंगे, तो ज़्यादा दिनों तक चलेगा वो। लेकिन अगर आप बहुत टाइम बाद चेक कर रहे हैं तो हो सकता है कोई चीज़ टूट फट जाए, वहाँ पे सही से ना वर्क कर पाए। तो अगर मोस्ट क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटिंग कैलिब्रेशन ऑफ सेंसर करेंगे। कैलिब्रेशन का मतलब होता है चेक करना, बार बार चेक करना एक ही चीज को। अगला है द नेगेटिव साइन इन फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इंडिकेट। देखिए नेगेटिव साइन क्या बताता है कि मान लीजिए आपका ये मेटल है, ये पूरी तरह से हॉटर है, और ये एक मटेरियल है जो हॉटर नहीं है, कूल है। तो इस केस में क्या होगा, हीट यहाँ से फ्लो करके जाएगा, तो जैसे ही हीट फ्लो करेगा तो इसका तो हीट कम होने लगेगा ना, इसका हीट घटेगा। तो ये दिखाता है कि फ्लो जो हो रहा है वो हाई टेम्परेचर पहले था लेकिन अब कोल्ड टेम्परेचर में चला जा रहा है। तो हीट फ्लो फ्रॉम रीजन टू हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो कैसे पता करते हैं, मान लीजिए T1 है, ये T2 है, तो जब भी टेम्परेचर का साइन लेंगे तो हम क्या लेंगे, T2 माइनस T1 ही लेंगे, फाइनल माइनस इसे लेते हैं। तो ये तो फिक्स है कि T2 का टेम्परेचर T1 से कम ही होगा, तो कम होगा यानी कि नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन क्या दिखाएगा कि मेरा जो टेम्परेचर है हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, व्हेन प्रोग्रामिंग अ रोबोट व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आउटपुट कीवर्ड। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है आउटपुट कीवर्ड का, तो आउटपुट कीवर्ड का क्या फंक्शन होता है, टू सेंड अ सिग्नल टू एन एक्चुएटर ऑफ मोटर। आउटपुट कीवर्ड क्या करता है, एक सिग्नल सेंड करता है, किसको, या तो एक्चुएटर को सेंड करेगा या मोटर को सेंड करेगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पोस्ट प्रोसेसर इन कैम सॉफ्टवेयर। तो कैम सॉफ्टवेयर में पोस्ट प्रोसेसर क्या है आपका, ट्रांसलेटिंग टूल पाथ डाटा इनटू मशीन स्पेसिफिक कोड। तो यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसर क्या करता है आपका कि जो टूल पाथ होता है उसको ट्रांसफर कर देता है किसके पास, मशीन स्पेसिफिक कोड के थ्रू, मशीन स्पेसिफिक कोड के फॉर्म में ट्रांसलेट कर देता है। 70 नंबर क्वेश्चन, इन जॉब्स ऑफ शेड्यूलिंग विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टिपिकल रिजल्ट इन ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मिनिमाइज ऑफ जॉब वेटिंग टाइम्स। तो ये क्या हो जाता है, जॉब वेटिंग टाइम को अगर मिनिमाइज करना है तो क्या कर देंगे हम लोग, शॉर्टेज प्रोसेसिंग टाइम कर देंगे, यानी हर एक स्टेज के प्रोसेस होने का टाइम अगर हम कम कर देते हैं तो मेरा जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्स का वो बढ़ जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एन एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक। HCP इसमें से कौन है, तो HCP इसमें से ये है एल्यूमिनियम सिलिकॉन ऑक्साइड, ये करके ऐसा ही आता है, ये करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब देखते हैं
विच मटेरियल टिपिकली हैज़ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। तो हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर के पास होता है, रबर के पास नहीं होता है, वुड के पास नहीं होता है, ग्लास के पास नहीं होता है। एक चीज़ और पूछता है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है। तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक आपका क्या होता है? स्टील होता है। रबर से भी ज़्यादा इलास्टिक आपका स्टील होता है। अगला क्वेश्चन, विच रेफ्रिजरेंट इज अ हाइड्रोफ्लोरोडीन HFO विथ केमिकल कंपोजिशन ऑफ इतना। तो ये मेरा क्या है? R1234YF। आपसे पूछा जा सकता है कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट किसको यूज करते हैं, वो यूज हो रहा है अभी R34A। नोमेक्लेचर आपसे पूछा जा सकता है कि नोमेक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं, तो उसको भी हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट में। 75 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज एज एन अब्रेसिव इन ग्राइंडिंग व्हील ड्यू टू इट्स हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी। तो हार्डनेस और ड्यूरेबिलिटी के लिए हम लोग कौन सा अब्रेसिव यूज करते हैं? तो कौन सा अब्रेसिव यूज करते हैं हम लोग? एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री a combination die performs several operation in one stroke, which of the following is typical application of combination die। तो combination die में हम क्या कर सकते हैं? पंचिंग कर सकते हैं, ब्लैंकिंग कर सकते हैं, और सारे पार्ट्स हम लोग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, पंचिंग, ब्लैंकिंग स्मॉल मेटल पार्ट्स इन वन ऑपरेशन। यानी एक ही ऑपरेशन में हम लोग उसको पंच भी कर देंगे, ब्लैंक भी कर देंगे, उसको ड्रॉ भी मतलब उसको फोल्ड भी कर सकते हैं इन द कॉम्बिनेशन डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट हुक्स लॉ फॉर आइडियल स्प्रिंग। तो देखिए आइडियल स्प्रिंग के लिए हुक्स लॉ क्या होता है? पहले तो ये समझिए, जो मान लेते हैं आपका स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के हम लोड लगाते हैं, तो लोड लगाएंगे तो कुछ डिफ्लेक्स कर जाएगा, मान लेते हैं एक्स अमाउंट डिफ्लेक्स कर गया, तो उस केस में मेरा फोर्स क्या हो जाएगा कि एक्स हो जाएगा। अब डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसलिए नेगेटिव साइन लेंगे, क्योंकि माइनस के एक्स है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे स्प्रिंग के केस में ये डिफ्लेक्शन। अच्छा यहाँ पे स्टिफनेस आपका पूछ दे स्प्रिंग का, तो ये क्या हो जाएगा F/-x, ये मेरा स्टिफनेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, विच कंपोनेंट इज इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लोइंग डाउन फास्ट न्यूक्लियर टू सस्टेन द चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन को स्लो डाउन करने का काम कौन करता है? आपका मॉडरेटर करता है। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन, इन कैम सॉफ्टवेयर विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग कैड डिजाइन इनटू सीरीज और कोऑर्डिनेट मूवमेंट टू गाइड CNC मशीन। तो मेरा क्या होता है? टूल पाथ जनरेशन होता है। और टूल पाथ जनरेशन क्या करता है? उसको टूल पाथ जनरेशन अभी हम बताए थे इसका। 80 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस। तो वेरिएबल कैपेसिटेंस पे मेरा कौन काम करता है? कैपेसिटिव डिस्प्लेसमेंट सेंसर मेरा काम करता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज अ कैपेसिटर इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इग्निशन सिस्टम इन एन इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये क्या कर देता है? जो कैपेसिटर होता है वो क्यूब कोलैप्स करके मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इग्निशन कोयल को बढ़ा देता है, जिससे हमको क्या मिलता है? ज़्यादा अमाउंट में इनर करंट मिल जाता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इग्नाइट कर सकते हैं फ्यूल को। अच्छा, ये जो मेरा इग्निशन सिस्टम यूज होता है साइकिल में यूज होता है, क्योंकि डीजल साइकिल में तो फ्यूल इंजेक्टर का यूज करके छिड़काव करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, इन पेल्टन व्हील टरबाइन, पेल्टन व्हील एक तरह से इम्पल्स टरबाइन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द टरबाइन एफिशिएंसी when the sphere mechanism is adjusted to reduce the water jet diameter by half। तो डायमीटर अगर आधा कर देंगे तो उस केस में मेरा एफिशिएंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एफिशिएंसी उस केस में क्या हो जाएगा? मेरा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर मान एफिशिएंसी मेरा क्या होता है? वही ना जो काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। तो जब डायमीटर रिड्यूस कर देंगे, हाफ आधा रिड्यूस कर देंगे, तो उस केस में मेरा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉरी,
यहाँ पे इफिशियंसी जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट बाय यहाँ पे इनपुट हो जाता है। तो आउटपुट तो आपको एनर्जी मिल रहा है टरबाइन से, इनपुट आप काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इनपुट दे रहे हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1 बाई काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जितना कम होगा उतना ज़्यादा इफिशियंसी मिल जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे आप इस तरह समझ के चलिए इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगा इस कारण से। 83 नंबर क्वेश्चन, विच मटेरियल इज एन एग्जांपल ऑफ बॉडी सेंट्रल क्यूब क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो मेरा क्या होता है, आयरन होता है। बॉडी सेंट्रल क्यूब मेरा क्या होता है, आयरन। 85 नंबर क्वेश्चन है, फॉर अ स्प्रिंग सिस्टम डिजाइन टू ऑब्जर्व एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज वुड मोस्ट इफेक्टिव इंक्रीज द एनर्जी ऑब्जर्प्शन कैपेसिटी विदाउट अल्टरनेटिंग द स्प्रिंग स्टिफनेस। तो क्या कर देंगे हम लोग, अगर मान लीजिए क्या करना है हमको, फॉर अ स्प्रिंग सिस्टम डिजाइन विच फॉलोइंग चेंज वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इंक्रीज द एनर्जी ऑब्जर्वेशन। एनर्जी ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग क्या करना होगा, अगर स्प्रिंग इंडेक्स स्प्रिंग स्टिफनेस क्या है तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, हमको फ्री लेंथ को बढ़ा देना होगा, इंक्रीज द स्प्रिंग फ्री लेंथ को हमको बढ़ा देना होगा। 86 नंबर क्वेश्चन, इन मिलिंग एंड नर्लिंग ऑपरेशन व्हाट इज द की सिमिलर इन देयर इफेक्टिव ऑन वर्कपीस। तो क्या करता है मेरा, बोथ जो होता है वो टेक्सचर ऑफ सरफेस, टेक्सचर प्रोवाइड करता है सरफेस पे। ये 87 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो देखिए पिस्टन जो मूव करता है वो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ही है। Discontinuous chip in metal cutting are commonly formed due to which of the following reason। तो डिसकंटिन्यूअस तभी होगा जब मटेरियल आपका ब्रिटल है, ब्रिटल के केस में कंटिन्यूअस चिप बनेगा नहीं, बार बार चिप टूट जाएगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस चिप। 89 नंबर क्वेश्चन है, which material handling machine is most suitable for transporting bulk material over a long inclined distance। तो लॉन्ग इंक्लाइन डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वेयर बेल्ट का यूज करते हैं, कन्वेयर बेल्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें आपको रिलेशन पूछा हुआ है ई और के बीच, यानी यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में। तो देखिए ई जो होता है मेरा क्या होता है, 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू होता है। तो देखिए यहाँ पे ई बराबर 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू दिया है, और अगर यहाँ से हम के निकाले तो क्या हो जाएगा, ई बटे 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बी भी सही है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये ध्यान रखना है। 91 नंबर क्वेश्चन है, फॉर विच टाइप ऑफ कॉलम इज यूलर इक्वेशन फॉर बकलिंग मोस्ट एप्लीकेबल। तो बकलिंग तभी होता है जब मेरा कॉलम क्या है आपका, तो लॉन्ग कॉलम के लिए मेरा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना, बकलिंग लोड जो है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन इफेक्टिव लेंथ का मेरा स्क्वायर होता है यहाँ पे। 92 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टेपर टर्निंग मेथड इज रिकमेंडेड फॉर चैम्फरिंग ऑपरेशन एंड सुटेबल फॉर शॉर्ट टेपर टर्निंग ऑपरेशन। तो क्या होता है, फॉर्म टूल के हेल्प से हम लोग उसको कर सकते हैं, चैम्फरिंग शॉर्ट करना है तो। 93 नंबर क्वेश्चन है, इन लैमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट वेयर वन प्लेट इज स्टेशनरी एंड अदर मूव्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी, हाउ डज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिस्क्राइब द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लूइड वेलोसिटी के। देखिए शियर स्ट्रेस क्या होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई होता है। तो शियर स्ट्रेस यहाँ पे देखिए, शियर स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट के। यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात कर रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका ये है, और यहाँ पे आपका म्यू बाई टाउ बाई म्यू हो जाएगा। तो देखिए ये वेलोसिटी ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शियर स्ट्रेस के, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस, बस यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, मेरा विस्कोसिटी के। तो यहाँ पे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द गुडमैन लाइन डिफर फ्रॉम सोबरबर्ग लाइन
इन फटीग एनालिसिस। तो देखिए गुडमैन से आपको गॉड याद रखना है, गॉड मेरा अल्टीमेट है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। गुडमैन लाइन इज बेस्ड ऑन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, वाई सबरबर्ग लाइन यूज यील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल यूज ऑफ एज अ कटिंग फ्लूइड इन मेटल वर्किंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे कौन सा नहीं यूज करते हैं हम लोग, सिलिकॉन ऑयल का यूज नहीं करते हैं कटिंग फ्लूइड मेटल वर्किंग प्रोसेस में। अगला 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज की डिफरेंस इन सरफेस फिनिशिंग क्वालिटी बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। तो देखिए अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में क्या सरफेस क्वालिटी, किस तरह का सरफेस फिनिश मिलता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या बोला है, डाउन मिलिंग टेंस टू क्रिएट बेटर सरफेस फिनिश। डाउन मिलिंग जो होता है वो बेटर सरफेस फिनिश देता है एज इट कट विद द ग्रेन ऑफ मटेरियल। तो डाउन मिलिंग जो होता है वो मेरा क्या देता है, बेटर सरफेस फिनिश देता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन 98, द प्रोडक्शन लाइन यूज 3 मशीन सीक्वेंस प्रोडक्ट, द फर्स्ट मशीन फेलियर रेट 5%। तो मान लेते हैं ए है, इसका फेलियर रेट कितना है 5%, बी मशीन है उसका फेलियर रेट 3% है, एंड थर्ड मशीन सी है जिसका फेलियर रेट कितना है मेरा 2% है। यानी अगर मान लेते हैं कि 100 वर्क पीस अगर कोई बनाता है, 5% फेलियर रेट मतलब कि 100 घंटे अगर काम कर रहा है तो उसमें 5 घंटे ये नहीं चलेगा, ये 100 घंटे काम कर रहा है तो उसमें से 3 घंटे नहीं चलेगा, ये 100 घंटे काम कर रहा है तो उसमें 2 घंटे नहीं चल रहा है। तो बोल रहा है कि विच मशीन शुड बी ऑप्टिमाइज टू अचीव ग्रेटेस्ट रिडक्शन इन ओवरऑल प्रोडक्शन लाइन फेलियर रेट। तो अगर हमको किस मशीन के कारण मेरा जो है वो ज़्यादा, किस मशीन को ठीक करने से ज़्यादा प्रोडक्शन रेट अच्छा मिल सकता है। तो देखिए अगर हम लोग इसको ही ठीक कर देंगे तो ये तो 5 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा हमको, इसमें सिर्फ 3 घंटा और 2 घंटा मिलेगा, तो हमको ए मशीन को ठीक करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट मशीन। सिंपल क्वेश्चन था ये। 99 नहीं 100, लास्ट 100 क्वेश्चन है टेक्निकल का। इन द कंटेक्स ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू फिन्स, हाउ डज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ फिन्स अफेक्टेड इट्स हीट ट्रांसफर रेट assuming all other factor remains constant। देखिए अगर हीट ट्रांसफर रेट हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कन्वेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर भी मेरा बढ़ जाएगा। हीट ट्रांसफर मेरा क्या होता है, क्यू के ए इंटू ए डी टी बाई डी एक्स होता है मेरा। तो अगर हम लोग क्या बढ़ाएंगे इस कोएफिशिएंट को बढ़ाएंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, हीट ट्रांसफर भी बढ़ जाएगा इस केस में। तो ये मेरा टोटल 100 क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चंस इसमें जो है जिसका जो हिंदी टाइप में दिए गए हैं वो सही से नहीं लिखे गए हैं, तो आपको उन सारे क्वेश्चन का हम नेक्स्ट वीडियो में, ये तो पूरा टेक्निकल वाला पार्ट था आपका, तो जो हम नॉन टेक वाला वीडियो ही बनाएंगे, जस्ट इसके बाद वाला वीडियो जो होगा आपका नॉन टेक वाला पार्ट होगा, जिसमें इसका सारा जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो 10-12 ये जो हिंदी टाइप्स के क्वेश्चन उसको हम लोग पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और तब आपको वो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।